परिचय हम संक्षेप में ही रखेंगे सर, क्योंकि परिचय हाँ, काफी हाँ बड़ा बिल्कुल, है, तो बिल्कुल। फिर हाँ, नहीं लोगों उसपे को। बिल्कुल उसको संक्षेप में रखें, कोई ज़्यादा। जी जी। अब हम लाइव हैं सर। अटूट बंधन की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं, सभी दोस्त और मित्रों को अभिनंदन करते हैं। चूंकि आज हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे साथ संवाद के लिए सुप्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक ओम निश्चल जी। ओम निश्चल जी की अपनी एक ख्याति है, एक अपनी उपलब्धि है और इनकी अपनी एक मेधा है जिसके बारे में सभी लोग अवगत हैं। लेकिन एक संक्षेप में हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे कि इन्होंने तमाम तरह की किताबें लिखी हैं, लेकिन इन दिनों जो सबसे चर्चित किताब इनको किताब बल्कि कहूँ या मैं आलेख कहूँ, वो है कविता समकालीन कविता का प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या है, इस संदर्भ में हम लोग सर से जानेंगे कि इस प्रत्यय शब्द रखने के पीछे क्या औचित्य रहा है। उसके पहले हम इस बात से अवगत हो लेते हैं कि उन्होंने कविता के क्षेत्र में अपना प्रवेश कैसे लिया। एक सेकेंड, मैं कुछ चीज़ें आप सबसे साझा करने के संदर्भ में मैं इसका उल्लेख करना ज़रूरी समझ रही हूँ जो हमारे पास है। ओम निश्चल जी, जिन्हें हम ओम निश्चल के नाम से जानते हैं, दरअसल आपका पूरा नाम है डॉक्टर ओम कुमार मिश्र जी। आपका जन्म 15 सितंबर 1958 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के हर्षपुर गांव में हुआ था। आपकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ और अवध से होते हुए मुंबई तक पहुंची है। आपने उत्तर प्रदेश की जो पत्रिका है उत्तर प्रदेश नाम से, उसका भी संपादन किया और काफी समय तक आपने इला त्रिवेणी का भी संपादन किया। आपने कई सारे पुस्तकों का संपादन किया है। साठोत्तरी कविता में विचार तत्व की कविता भी रही है और भाषा की खादी इन दिनों काफी लोगों को पसंद आ रही है और इस पर बातचीत भी हो रही है और कई सारी समीक्षाएं भी लिखी गई हैं। तो निरंतर ये सारे छोटे छोटे बिंदु बताते हैं कि ओम निश्चल जी लगातार हिंदी कविता को लेकर के जागरूक हैं और करके स्त्रियों की जो आगत हुई है उसमें कविता को वो किस तरह से मूल्यांकित कर सकते हैं, उसको उन्होंने निरंतर अपनी कसौटी पर अपने अंदाज में कसा है। तो आज हमारे बीच जो है ओम निश्चल जी हैं। ओम निश्चल जी से हम उनके काव्य यात्रा के साथ साथ स्त्री कविता के एक व्याकरण को समझने की कोशिश करेंगे। व्याकरण से आप मेरा संदर्भ यह नहीं है कि जो छंदबद्ध या छंद मुक्त कविता से है, बल्कि कविता के क्षेत्र में लिखने वाले जो उठापटक व्याकरणिक स्थितियां पैदा होती हैं उससे है। तो आप स्पष्ट रहें कि यहाँ पर हम छंद या छंद मुक्त की बात नहीं करेंगे और ना ही हम ये कि महादेवी वर्मा के समय में या फिर छायावाद ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम कविता के उस वितान से ही मुक्त हो गए, हम उसकी बात भी नहीं करेंगे, बल्कि हम कविता के उन तहों को खोलने की कोशिश करेंगे जिन तहों से समाज को एक संदेश मिलेगा और जानने की कोशिश की जाएगी। तोड़कर शीशे को मुझे ही पछताना पड़ा, खुद को ही सैकड़ों टुकड़ों में बट जाना पड़ा। तो इस संदर्भ को हम उसी जैसे आप तो संस्कृत के हैं सर, जैसे वो कहते हैं ना, कविनय क्रांति दर्शना, कवि जो है क्रांति का दर्शन कराता है और कविता के विधा में आज क्रांति भी है और भ्रांति भी है। क्रांति से ज्यादा मुझे लगता है कि भ्रांतियां फैल गई हैं कि हम स्वनाम धन्य वाली बातें आने लगी हमारे सामने। कोई किसी को अलेखक कह देता है तो कोई किसी को लेखक मानने को तैयार ही नहीं होता है। शायद यह स्थितियां मीरा के समय में भी रहा होगा और आज समकालीन में तो शायद यह स्थिति अपने विकट या चरम कंडीशन में पहुंच चुका है। कल ही मैं आकांक्षा पारे का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी तो उसमें उन्होंने एक लाइन बड़ी अच्छी कही थी, मैं इसको यहाँ पर उल्लेख जरूर करना चाहूंगी। विज्ञान और टेक्नोलॉजी विश्व जीवन में घुस चुका है, आस्था का स्थान अब तर्क ने ले लिया है। सच्चाई तो यह है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त भोगवाद भी विनाश की ही स्थिति उत्पन्न करता है, यह हमारे सामने भोग की एक प्रतिभा ही रखता है। अगर इसी बात को हम देवी प्रसाद मिश्र के शब्दों में कहें तो वो दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, इस दुनिया में, इस देश में, इस समाज में जुल्म की शक्ल सिर्फ औरत ही बताती है।
वास्तविक जुल्म कहाँ है और किस तरह से और कैसे हो रही है, उस जुल्म की अगर दास्तां कोई सच्चे दिल से लिख सकता है तो वह स्त्री ही लिख सकती है। इसीलिए शायद चंद्रकांत देवताले जी ने कहा, माँ पर कविता नहीं लिख सकता, माँ पर कविता मैं नहीं लिख सकता, क्योंकि कविता में माँ की भूमिका समाज शास्त्रीय स्तर पर ही रेखांकित हो रही हो, यह जरूरी नहीं है। यह बात ऋतुराज जब कहते हैं तो मुक्ति बोध की वह लाइन भी दिमाग में चढ़ती है, जनमन सी माँ को हकाल दिया था। तो ये सारे छोटे छोटे जो बिंदु हैं, सच तो हमें इस दिशा की तरफ ले जाते हैं कि चीजें जुड़ती नहीं, टूटती नहीं, बनती नहीं, बिगड़ती नहीं हैं, बल्कि कविता हमारे अंदर के संवेदना को उद्वेलित करती हैं और वह उद्वेलन ही कविता को रचने की एक उपक्रम बनती है। तो हमारे बीच एक संक्षेप से परिचय के साथ हमने एक छोटी भूमिका रखी है, शायद लंबी भी हो, लेकिन ओम निश्चल जी के साथ बात करने के लिए ये हमें लगा कि संदर्भ हमें जरूर रख देना चाहिए। क्योंकि हमने बात की कि समकालीन कविता का प्रत्यय आप लिख रहे हैं, तो मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी, इसी सवाल से करना चाहूंगी कि आपका प्रत्यय से क्या संबंध है, समकालीन स्त्री कविता के प्रत्यय को किस तरह से आप देखते हैं, या कैसे इसको हमें सरल शब्दों में बताना चाहेंगे, क्योंकि प्रत्यय शब्द एक व्याकरण का शब्द है। तो आपकी नजर में कविता का या समकालीन स्त्री कविता का प्रत्यय क्या है, जो सरल शब्दों में पाठक और दर्शक समझ सके? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुनीता। सबसे पहले अटूट बंधन की नियामक सुधीर वंदना वाजपेयी जी को मेरा अभिवादन, और उसके साथ ही आपको मेरा सादर अभिवादन। सुनने वाले सभी हमारे मित्र, साहित्यकार बंधु, प्रेमी, विशिष्ट जन, शिष्ट जन, सभी को मेरा अभिवादन। इससे पहले कि मैं आपके द्वारा वांछित प्रत्यय का विश्लेषण करूं, मैं कहना चाहता हूं, चूंकि ये पूरा सत्र स्त्री की रचनाशीलता को जी समर्पित है और आपने अपनी बहुत ही विद्वत्पूर्ण भूमिका में बहुत सारी चीजें रेखांकित कर दी हैं, उन बहुत सारे कवियों को जिन्होंने स्त्री के बारे में हमारे समय की सच्चाई को काव्यात्मक विन्यास दिया है। जी मैं इस बात को उस शेर से शुरू करना चाहता हूं जिसे कभी मैंने वागर्थ में मधु कांकरिया के व्यक्तित्व को रूपायित करते हुए सबसे पहले वो शेर उद्धृत किया था। जी मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़कर मैला किया। मैं बहुत खुशरंग अरमानों की चादर थी मगर मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़कर मैला किया। तो ये जो स्त्री की रचनाशीलता है और अभिव्यक्ति की बेचैनी है, जिसने लंबी यात्रा की है और तब जाकर कोई प्रतिबिंब बन पाया है स्त्री की अभिव्यक्ति का, स्त्री की प्रतिमा का, और वो प्रतिमा प्रस्तर प्रतिमा नहीं जैसे कोई इंद्र उसका उद्धार करने वाले हैं, बल्कि वो स्वयं अपने उद्धारक है, जैसे कुछ लोगों ने स्वयं सिद्धा कहा और इस तरह के उसे विशेषण दिए। स्वावलंबन की पायदान पर खड़ी आज की स्त्री, जो तमाम ऊंचाइयों पर है, और जिसे कहा जाता है, हमारे संस्कृत में कभी भी स्त्री कहा नहीं गया, लेकिन पुरुष कहते ही स्त्री का बोध होता था। मैं श्लोक की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं जहां पर स्त्री पुरुष में समाहित है, पुरुष से इतर नहीं है। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। यहाँ पुरुषम आया है, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम। एक वाणी ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है, यानी पुरुष यानी स्त्री पुरुष दोनों। वहां पुरुषम माने स्त्रीम च नहीं लिखा गया है, लेकिन उसमें समाहित है। जब हम उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष कहते हैं तो वहां पुरुष नहीं है, उत्तम और मध्यम पुरुष वाचक है, उसमें स्त्री भी समाहित है। जाहिर है संस्कृत काल में स्त्री और पुरुष में ज्यादा विभेद न था। ये बाद में जब हमने बहुत सारे जो जिसको कहते हैं पितृसत्ता का उभार हुआ होगा और स्त्री को
के मूल्य को वहां पर कम आंका गया होगा। और पुरुष में या समाज में भी बहुत सारी विकृतियां धीरे धीरे आती रहती हैं। जैसे मीर कहते हैं कि हैं कुछ खराबियां मेरी तामीर में जरूर, 100 मर्तबा मिटा के बनाया गया हूं मैं। तो जाहिर है कि बहुत सारी जो चीजें हैं, ईश्वर भी अपनी दुनिया में जो है लगातार सुधार करता रहता है। उसकी दुनिया कभी संपूर्ण नहीं है। उस दुनिया में हम तमाम खोट निकाल सकते हैं। ईश्वर न्यायिक नहीं है, ईश्वर पक्षपाती है तमाम। और इसीलिए ईश्वर को लेकर बहुत सारे उसकी परिभाषाएं रची गई, उसके होने न होने, उसके अस्तित्व अनस्तित्व को लेकर बहुत सारी चीजें रची गई, लेकिन एक ताकत के रूप में उसे महसूस किया गया। लेकिन तो मैं ये कह रहा हूं कि स्त्री जन्म से नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि स्त्री की तमाम अवस्थाएं अनेक युगों में रही हैं। ऐसे युग भी हमने देखे हैं जब स्त्रियां बहुत ही तेजस्वी होती थी। जैसे सुमन केसरी का संग्रह ने देखा, याज्ञवल्क्य से बहस, तो याज्ञवल्क्य से बहस कर सकने की क्षमता भी स्त्री में थी। स्त्री बड़े बड़े सवाल उठा सकती थी, उसके प्रश्नों के सम्मुख बड़ी बड़ी सत्ताएं होती थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, हमारा समय कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी मनुष्यता को लेकर बहुत आदर्श रचने वाला, कभी मनुष्यता को लेकर पतन की ढलान पर अग्रसर, ऐसा समाज भी हमने देखा। तो स्त्रियों की जो नियति है, जिस पर की स्त्री कविता की नींव आधारित है, अपनी नियति को पुनर्परिभाषित करती हुई, पुनर्नवा होती हुई स्त्री। और मुझे लगता है कि हर समय व्यक्ति अपने आप में पुनर्नवा होता है। एक समय से आगे वाला समय उससे ज्यादा पुनर्नवा होता है। एक पुरुष अपने आगे की पीढ़ी, जो उसके आगे की पीढ़ी है, अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा पुनर्नवा होती है। इसी तरह से हमारे विचार भी पिछले विचार से जो अग्रसर हमारे विचार हैं, वे ज्यादा अग्रसर होते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे कि हमारे संस्कृत में कहा गया है कि क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति तदैव रूपम रमणीयताया। अभी नवीनता का जो दृष्टिपात हम कर रहे हैं, सृष्टि बहुत सुंदर लग रही है, अभी लग रही है, लेकिन आगे ये फिर और सुंदर हो सकती है। और सृष्टि को लगातार सुंदर होते रहना चाहिए। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपैति, क्षण प्रति क्षण जो नवता का उपस्थापन है, जो नवीनता की दृष्टि है, नवीनता का उन्मेष है, उसी को हम परिवर्तन कहते हैं। यदि सृष्टि में नवीनता नहीं, हमारी सोच में नवीनता नहीं, हमारे विचारों में नवीनता नहीं है, हमारे विचारों में प्रगतिशीलता नहीं है, तो हमारे विचार सुंदर नहीं हो सकते। वे न समाज परिवर्तित कर सकते हैं, न मनुष्य को। मैं कहना चाहता हूं, आपने देवी प्रसाद मिश्र का उदाहरण दिया था, बहुत अच्छा। स्त्री के बारे में उनकी एक कविता है, और उसका एक वाक्य बहुत ही मार्मिक है। वे कहते हैं कि तुम हो यह पर्दा हिलाकर बता दो। कोई दोस्त है जो चाय पर आया है, लेकिन हमारे यहाँ पूरब की स्त्रियां जब चाय बन जाती है तो कुछ घंटी नुमा, कुछ थाली नुमा कुछ बजाती हैं, इससे ये, या सांकल बजाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि रसोई में चाय तैयार है। तो प्रायः स्त्री वहां भी अशूर्यम पश्या होती है, उसे शायद ड्राइंग रूम में जाने की इजाजत नहीं है, तो उसे पुरुष फिर वो चाय लेके आता है। तो केवल एक सांकेतिक वाक्य से कि तुम हो यह पर्दा हिलाकर बता दो, यानी तुम्हारा अस्तित्व केवल पर्दे को हिलाने तक है, सम्मुख आने तक नहीं है। तो ये स्त्री का जो भी आकलन है, जो भी हमारा समय और समाज रहा है, कभी कभी होता है, लेकिन अगर उसको अध्ययन किया जाए बारीकी से तो वह एक समाज शास्त्री भी होता है। यद्यपि घोषित रूप से समाजशास्त्र उसका विषय नहीं है, वो समाज को उस तरह से व्याख्याता नहीं, जैसे सोशलिस्ट एनालिस्ट होते हैं हमारे समाज के। लेकिन कवि की दृष्टि से न तो समाज ओझल है, न व्यक्ति ओझल है, न व्यक्ति की प्रवृत्तियां ओझल है, न स्त्री ओझल है, न पुरुष ओझल है। पूरी सृष्टि अपारे काव्य संसारे कविरेवा समा। तो वह जो कवि है वो अपने को प्रजापति कहता है। जिस प्रजापति ने यह दुनिया बनाई उसने बहुत अन्यायपूर्ण बनाई। आप ये देखें कि सच्चा कवि वह किसी एक विचारधारा का भले न हो, वो किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन मानवीय विचारधारा से विपरीत नहीं होगा, उसकी दुनिया में अन्याय नहीं होगा, कम से कम ये मान सकते हैं। सृष्टि का जो प्रजापति है, उससे जो कविता का प्रजापति है वो बहुत ही न्यायिक होता है। इसलिए जब स्त्रियों ने कलम संभाली मीरा से अब तक, जैसा कि आपका कहना है,
और उसके प्रत्ययों को हम देखें, प्रत्ययों माने क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स प्रत्यय, वे प्रत्यय जो विचारों के रूप में हमारे मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म ताने बाने का जो स्वरूप है, जो विचारों के रूप में आता है, और विभिन्न तत्वों के रूप में जो जो हमारी अव्यक्त के स्रोत और उपादान है, उनको हमने प्रत्यय कहा है। जैसे आपने समकालीन कविता का व्याकरण कहा है, तो व्याकरण ग्रामर नहीं है, इसलिए प्रत्यय और उपसर्ग के प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय माने क्रेडेंशियल्स हैं कि हमने क्या प्रत्यय अपने समाज को सौंपे हैं, स्त्रियों की रचनात्मकता का क्या 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 मतलब हासिल है, क्या उपलब्धि है, क्या उसका आउटकम है, क्या उसका निर्वचन है, एवरमेंट्स हमारी रचनात्मकता का। तो उससे हमारा ये है। जहां तक साहित्य को समझने और साहित्य में आने की बात है, मुझे लगता है कि हर मनुष्य की तमाम फैकल्टीज होती हैं और अपने व्यक्तित्व को अग्रसर करने के लिए जो भी समाज की कलाएं हैं उनसे उसका संसर्ग होता है। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन। तो ये हमारे यहाँ परंपरा से ये बातें कही गई हैं। जो कही गई हैं उनमें बहुत सारा छिद्रान्वेषण न करके जो समाज के गुण सूत्र अच्छे हैं उनको अपनाने का हमने भी प्रयास किया। मुझे भी कुछ राह में कुछ अच्छे लोग मिले तो मुझे मनुष्य होने का थोड़ा सा अवसर मिला, और हमने भी कुछ तुकबंदी, कुछ कविता करनी सीखी, कुछ कविता को समझना सीखा, कुछ आचार्यों को पढ़ा संस्कृत को पढ़ने के दौरान, और तब देखा कि रस की अपनी उपस्थिति है, ध्वनि की अपनी उपस्थिति है, रीत की अपनी उपस्थिति है, और विभिन्न मत मतांतरों से होते हुए अपना भी जो कवि विवेक होता है उसको भी पता चलता है कि यार ये चीज बहुत अच्छी है, ये कविता बहुत अच्छी है। इस कविता में मतलब बहुत सारे लक्षण होते। कविता केवल इसलिए उपादेय नहीं हो कि वो समाज के कितनी उपयोगी, कभी कभी वो समाज को नहीं देती लेकिन अर्थ को द्विगुणित करती है। दो शब्द मिलकर एक नया संसार रचते हैं। एक अभिनव अभिव्यंजना भी कम से कम हमारी सोच को एक नया सौंदर्य बोध देती है। सौंदर्य बोध भी, अब अगर कोपाई नदी में कोई नौका संतरण कर रही है और रविंद्रनाथ टैगोर उसको देख रहे हैं और शायद वे उस नाव पर यात्रा कर रहे हैं और तब देख रहे हैं कि उस नदी में संतरण करते हुए एक सूस मछली नदी से उछली और अस्ताचल को जाते सूर्य को देख, ऐसा वो देखते हैं, उछली और वो फिर जल में कूद गई। अब रविंद्रनाथ ठाकुर ये सोचते हैं, अब कभी कल्पना है कि यह सूस मछली शाम होते इस समय में सूर्यास्त की तरफ प्रस्थान करते सूर्य को प्रणाम निवेदित करने के लिए जल से उछली थी, और प्रणाम निवेदित करके वो फिर जल में समा गई। लेकिन नौका संतरण करने वाला जो नाविक है वो ये कह रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर से कि देखिए ये कम से कम 10 किलो की होगी। वो उसके वजन को देख रहा है, कभी उसके सौंदर्य को देख रहा है, और कभी उस प्राणी बोध को देख रहा है कि जो कि सूर्य के प्रति विनत भाव से उछली है और उसे प्रणाम निवेदित करके फिर जल में समा गई। ये दो दृष्टियां हैं। एक भौतिकवादी दृष्टि है जो उसे तौलती है जी, वैसे तौलती है भौतिकवादी दृष्टि, और वो उसे उसके सौंदर्य बोध को आंकता है। सूस मछली अपने आप में बहुत सौंदर्य बोध है वो। तो ये रविंद्र की, तो कवि की दृष्टि हमेशा भौतिकवादी दृष्टि से ऊपर रहती है। इसलिए जो काव्य का भौतिक सौंदर्य है वो हमेशा नगण्य होता है। उसका आत्मिक सौंदर्य जो छन कर देदीप्यमान होता है, जो आलोकित होता है, और जो दृश्य के भीतर तमाम दृश्यांतर होते हैं उनको देखता है कभी, तब कोई रचना जो है प्रतिबिंबित होती है। मुझे लगता है कि यह कवि का जो बोध है वही कविता को कालजयी बनाता है। जहां तक स्त्री कविता का है, मैं स्त्री और पुरुष कविता ऐसा मानकर नहीं चलता हूं। मैंने अगर कहीं कोई अध्ययन किया तो इसलिए कि अब हमारा समाज 1947 से आगे बहुत दूर तक आ गया है। मीरा से तो बहुत आगे समाज आ गया है, लगभग 500-600 शताब्दी आगे समाज आ गया है। वो तुलसीदास के आगे का समाज है, रविदास से आगे का समाज है। तो यहां पर स्त्री, जब मीरा अपने समय में कई बंधन तोड़ती हैं, विवाह के बंधन को, समाज के बंधन को, व्यक्ति के बंधन को,
और काल के बंधन को, देश के बंधन को तोड़ती हैं, गुरु के बंधन को तोड़ती हैं कि गुरु को हमेशा बहुत उदात्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने किसी बहुत ही निम्न जाति के व्यक्ति को गुरु के रूप में देखा। उसने कहा, अरे मैं तो चमार हूं भाई, मैं कैसे आपको शिक्षा दे सकता हूं। उसका नहीं, मुझे तो आपसे शिक्षा दीक्षा लेनी है। और देखिए कि उनकी कहानी कितनी एक विद्रोही स्त्री की कहानी है, पहली बार जो राज दरबार को छोड़ देती है। कृष्ण केवल प्रतीक हैं। कृष्ण साहित्य में मीरा का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन वे विद्रोहिणी स्त्री के रूप में जानी जाती है। मीरा का तार महादेवी से इसीलिए मिलता है कि मीरा की भक्ति भावना देखते हैं हम, उसका कवित्व तो नहीं देखते। मीरा के भीतर का जो कवित्व बोध है उसे भी देखना चाहिए। जैसे महादेवी में हम उसका आत्मबोध देखते हैं, लेकिन उनका जो दार्शनिक बोध है, आध्यात्मिक बोध है, इस भौतिक जगत से नाता तोड़ता हुआ नहीं, बल्कि सचमुच का नाता जोड़ता हुआ जो बोध है जी, वह हम देखते हैं। और आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, ये पूरा का पूरा महादेवी में दृष्टिगत होता है। जब वो प्राणी प्रजातियों के ऊपर रेखांकन लिखती हैं, रेखाचित्र बनाती हैं, रेखाचित्र लिखती हैं, और अपने को हमेशा अपनी कविता में निमज्जित करती हैं। और तब जब तुलसी कहते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, तो वह स्वांतः सुखाय महादेवी का अपना है, मीरा का अपना था, और आज की कवित्रियों का भी अपना स्वांतः सुखाय है। और सबसे बड़ी बात कि मीरा सबसे पहली बार अपने ड्राइंग रूम से बाहर निकलती हैं, उस तथाकथित व्यवस्था को तोड़ती हैं। उनकी राजघराने में शादी हुई, 7 साल बाद पति का निधन हो गया, उसके कुछ दिन बाद उनके छोटे भाई का निधन हो गया। उन्हें ढूंढते हुए राणा भोजराज जब उनके गांव पहुंचते हैं तो साधुओं की टोली में नाचती हुई मिलती हैं। तो अब फिर बाद में वे कालांतर में रैदास से मिलने आती हैं। तो तमाम तरह से ये जो स्त्री का विद्रोही स्वरूप है, लेकिन आप ये देखें कि विद्रोह में वे समाज को नहीं तोड़ रही हैं, अपने भीतर की ग्रंथियों को तोड़ रही हैं, समाज की ग्रंथियों को तोड़ रही हैं। राणा को चुनौती नहीं दे रही हैं, उस व्यक्ति की पशुता को, उस समाज की व्यर्थता को, उस समाज के सड़े गले अंश की जो उपस्थिति है उसको तोड़ रही हैं। कभी कभी हमें, जैसे कहते हैं कि आज की आधुनिक कविता में मुक्तिबोध कि ये दुनिया जैसी भी हो इससे बेहतर चाहिए, इसे साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए। और आगे चलकर इसी बात को केदारनाथ सिंह कहते हैं कि जहां भी नजर जाती है, मुझे बहुत ही तलछट में बहुत गंदगी नजर आती है, कुछ ऐसा हमें चलाना चाहिए व्यक्ति के अंतःकरण में एक सुदीर्घ स्वच्छता अभियान। यानी अंतःकरण को साफ करने का ये जो उपक्रम है, यह मीरा के पास है, महादेवी के पास है। महादेवी ने कवि सम्मेलन छोड़ दिया। जब कवि सम्मेलन में उन्हें पहली बार कुछ गलत ढंग से अभिहित किया गया, संबोधित किया गया, तो अपने स्वाभिमान के लिए, लेकिन नहीं, कवि के स्वाभिमान के लिए। और इसलिए आपने देखा कि बहुत सारे अच्छे कवियों ने कवि सम्मेलनों में जाना छोड़ दिया, अपने स्वाभिमान के लिए नहीं, कवि स्वाभिमान के लिए। कवि स्वाभिमान, जी। मैं इस बात से अपना स्वाभिमान है, स्त्री ने अपने स्वाभिमान के लिए जंजीरें तोड़ी हैं। लेकिन जंजीरें तोड़ने का मतलब यह नहीं कि जैसे लड़का बहेतू हो गया, तो स्त्री कहीं कोई समाज से बाहर नहीं हो रही थी, वह समाज के बड़े कल्याण। जैसे आप तो बनारस की आसपास के रहने वाली हैं, तो मगही पान कितना बड़ा होता है, उसके सड़े गले अंश को पकाते पकाते, काटते छांटते, थोड़ा सा रह जाता 2 इंच का, 2 इंच का जो पान है, मकई पान डालते ही गले में इतना घुलमिल जाता है। तो आप सोचे कि इस बड़े पान की क्या उपयोगिता है। अंततः बड़े पान की जो तमाम मतलब वो चीजें हैं जो कि काटी छांटी जा सकती हैं, परिहार्य चीजें, उनको निकाली और पान का एक सम्यक टुकड़ा। मुझे लगता है कि समाज को प्रक्षालित करने का काम स्त्रियों ने किया है, और जो स्त्रियां अपनी अभिव्यक्ति के लिए अग्रसर हैं, आज उन्हें हम उनकी विद्रोही स्वरूप को भले ही पौरुषीय शक्तियों से आंकें, अपनी दुष्प्रवृत्तियों से उसे हम कम मूल्यांकित करें, अल्प मूल्यांकित करें, लेकिन स्त्री जागरूकता के लिए यह बहुत जरूरी है। एक स्तर पर स्त्री को मान्यता न देने वाली मुहिम भी हमेशा सक्रिय रहती है, लेकिन स्त्रियां हमेशा अपनी उपस्थिति से वे परिवार भी संभालती हैं, समाज को भी संभालती हैं, और
समाज से बाहर जाते हुए मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों को भी संभालती है। जी, वैसे भी वाल्टेयर जी ने कहा है कि समझदार जनसमूह से ज़्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं होता है। तो महिलाएं जी जनसमूह में तब्दील हो रही हैं, लेकिन इसी बात में जब आप बीच में परंपरा बोध की बात कर रहे थे, तो मुझे टी.एस. एलियट की एक शायद आपको भी ध्यान होगा कि समर्थ कवि में परंपरा जो है जीवित रहती है। कवि परंपरा का मूल्यांकन आधुनिक युग के संदर्भ में करता है। तो मुझे लगता है कि मीरा का जो स्वरूप है आधुनिक संदर्भ में आपने ज़्यादा बेहतर बताया, वरना मीरा को हमेशा सिर्फ कृष्ण की अनुचरणी या फिर भक्ति काव्य या भक्ति गायिका के रूप में एक आबद्ध कर दिया गया। उस रूढ़िबद्ध प्रवृत्तियों से हमें आजाद करके उनका मूल्यांकन करना ही होगा, तभी शायद हम मीरा के उस स्वरूप को टी.एस. इलियट से जोड़ पाएंगे कि बेशक परंपरा बोध हो, लेकिन आधुनिकता का संदर्भ भी हमारे सामने होना चाहिए, ताकि हम उस आधुनिकता को बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ा सके। आपने प्रत्यय को बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे सामने रख दिया, और आपने एक बीच में ये स्त्री पुरुष संदर्भ में एक बहुत अच्छी बात कही कि कविता स्त्री पुरुष नहीं होती है, कविता सिर्फ कविता होती है। इसी संदर्भ में मैं आपसे एक अगला सवाल जानना चाहती हूँ, मतलब पूछती हूँ कि हिंदी कविता के आलोचना में आप क्या अंतर देखते हैं, क्योंकि आप आलोचक और समीक्षक हैं। पुराने समय की जो आलोचना है उसने हमेशा एक धारा लेकर उसमें रही है, चाहे वो कोई भी धारा रही हो, किसी भी विचार से अनुप्राणित रही हो। लेकिन आधुनिक समय में हिंदी कविता की आलोचना में आप क्या अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं? आधुनिक कविता की आलोचना मुझे लगता है कि जैसे जैसे हमारी कविता वयस्क हुई है, आप अक्सर ये सुनती हैं हिंदी में खास तौर से। जी। मुझे पता नहीं कि संस्कृत में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आधुनिक संस्कृत कविता में, लेकिन हिंदी कविता में जब कोई लीक से अलग हटकर लेखन करता है, नए तरह की कविता सामने आती है, उसमें जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स जो भी उसे प्रभावी होते हैं और जो उसे आसपास की कविता से अलग करते हैं, तब कोई आलोचक जो उसे विवेचित करता है वो ये कहता है कि इस कविता के लिए अलग आलोचना होनी चाहिए, एक अलग आलोचना शास्त्र होना चाहिए। ऐसा नामरजी बहुधा कहते रहे हैं। बहुत सारे आलोचक ये महसूस करते हैं कि हम पहले से फॉर्मेट बनाकर किसी कवि को पूरी तरह से नहीं परख सकते हैं, क्योंकि पूरी तरह से यदि वैचारिक रूप से परखेंगे तो हम ये देखेंगे इसमें मार्क्सवादी तत्व है कि नहीं, इसमें गांधीवादी तत्व है कि नहीं। और इसमें आप जानते हैं कि एक समय में जैसे हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में बहुत सारे दर्शन रहे और आपस में शास्त्रार्थ के स्तर पर आपस में वे वाद प्रतिवाद की भी केंद्र बने, लेकिन वाद विवाद के केंद्र होते हुए भी उनमें एक सह अस्तित्व था। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन इत्यादि जितने दर्शन हैं, वे आपस में बड़े सूक्ष्म अंतर होते हुए भी अपना अस्तित्व बचाए भी रखते हैं, अपनी वैचारिकी बचाए भी रखते हैं और एक दूसरे से भिड़ते भी हैं। तो मुझे लगता है कि आज की कविता में, मैंने कभी कविता और विचारधारा को लेकर एक अध्ययन किया तो मुझे लगा कि व्यक्तिवादी विचारधारा भी है, अस्तित्ववादी विचारधारा भी है, एक व्यक्ति एक ऐसा समूह भी है जो मार्क्सवादी विचारणा को मानता है, और अंततः यह भी माना गया कि कविता या किसी भी साहित्य में मार्क्सवादी विचारणा उसे बहुत मूल्यवान बनाती है। मुझे लगता है कि वो शायद दृष्टि में ये उपस्थापन बहुत आवश्यक माना गया। मैं भी ये मानता हूं कि हमारे यहाँ भले कम्युनिस्ट आंदोलन विफल हुआ हो, उसकी तमाम दुष्परिणतियां हमें देखने को मिली। जैसे कोई भी पौधा विदेश का हम अगर भारत में लगाना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हम अपने यहाँ की तुलसी जर्मनी में नहीं लगा सकते, अफ्रीका में नहीं लगा सकते, ये मनाही भी है कि आप यहाँ का बीज न ले जाएं। अब तो ये जो ऐसी दुनिया है, ग्लोबल दुनिया, आप कहीं भी कुछ करें, हो सकता है शायद इसकी इजाजत हो, लेकिन किसी भी ऐसी मैं ये नहीं कहता कभी भी मार्क्सवादी विचारणा की हम आलोचना इसलिए नहीं करते कि वो विफल हो गई, बल्कि उसे सही तरीके से लागू किया जाना चाहिए। किस परिवेश में, हमेशा देश काल की अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता रही है। जहां पर मजदूर समाज और उनके शोषण की बात रही, वहां पर मार्क्सवाद बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू हुआ
और वो बिल्कुल एक अंतिम व्यक्ति की बात करता था, शोषित व्यक्ति की बात करता था। हमारे यहाँ का जो समूह है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि वर्णवादी जकड़नों में ग्रस्त है, जी जातिवादी जकड़नों में ग्रस्त है, जी धर्मवादी जकड़नों में ग्रस्त है, क्षेत्रीयतावादी जकड़नों में ग्रस्त है। तो रामविलास जी ये कहा करते थे कि अगर महाराष्ट्र का किसान चाहे कि वह उसका किसान नेता, कि उत्तर प्रदेश के किसान नेता से कोई बात मनवा ले, तो ये संभव नहीं है। यानी एक क्षेत्र का किसान दूसरे क्षेत्र के किसानों से समान समस्याओं पर कोई मुहिम चलाना चाहे तो समर्थन नहीं पा सकता। इस तरह से अगर वर्ण यहां पर व्याप्त है तो मजदूर एक नहीं हो सकते। वे कहीं दलित मजदूर होंगे, कहीं ब्राह्मण मजदूर होंगे, मतलब उनके भीतर इतने रेशे हैं, ये शायद विदेश के पृष्ठभूमि में इतने इतने स्तर ना होंगे, हमारे यहाँ ज्यादा हैं। इसलिए हमारे यहाँ मार्क्सवादी विचारणा बहुत वैज्ञानिक विचारणा होते हुए भी, शोषित के प्रति लोकोपकारी दृष्टि रखते हुए भी वो सफल नहीं हो पाई, यानी भौतिक स्तर पर। लेकिन उसका कविता में जो प्रतिफलन हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। और आज की दृष्टि में कोई सांप्रदायिक दृष्टि रखकर कविता नहीं कर सकता। मुझे लगता है एक सांप्रदायिक कवि भी जब कविता लिखता है, मनुष्य के रूप में बहुत पतित व्यक्ति भी जब कविता लिखता है, आसपास बहुत सारे लोग होंगे, तो आप देखें कि कविता में बहुत अच्छी बातें करता है। तो मुझे लगता है कि कविता एक ऐसी विधा है, इस व्यास गद्दी पर बैठकर कोई भी कवि किसी भी विचारधारा का हो, यदि वह मनुष्य के प्रति सद्भावना से संलग्न है तो कोई अच्छी बात कहेगा। तो विभिन्न विचारधाराओं के प्राधान्य के बावजूद कविता यदि बची हुई है, जिसे अरुण कमल कहते हैं, ये विपक्ष का मोर्चा है, ये प्रतिवाद की आसनी है, यही है जो बड़ी बड़ी सत्ताओं से सवाल पूछती है। और ये इतनी निर्द्यमी विधा है कि इसका कोई उपार्जन नहीं है, कोई ₹1.25 दक्षिणा नहीं देता आपको, लेकिन आपको प्रताड़ित करने के लिए पूरा समाज। आलोचक के लिए तो ये कहा ही जाता है कि अच्छी बात कह दे, सच बोलना भी लाजिम, जीना भी है जरूरी, सच बोलने की धुन में मंसूर हो न जाना। ऐसे आलोचक कहाँ हैं जो सच बोलने के लिए मंसूर हो जाएं। मैंने किसी के लिए कहा कि आपकी कविता समझ में नहीं आई, उन्हें शायद बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा कि हो सकता है क्या नामुर्ज के लिए लिखते हो, लेकिन अब तो रहे नहीं। जिनके लिए लिखते होंगे वो 2-4 साल में आगे नहीं रहेंगे, लेकिन उनके लिए लिखिए जो आज भी रह रहे हैं और कल भी रहने वाले हैं। कठिन काव्य के प्रेत होने का उपक्रम केशव ने बहुत किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। हम तुलसीदास को मानते हैं, केशव को कौन मानता है? तो अपने समय में ये तो कवि, एक अच्छे कवि की परिभाषा यही है कि विचारधाराओं के बंधन से संभव हो तो न बंधे, और बंधे तो विचारधाराओं का संजाल, उसका भार अपनी कविता पर लदने न दे। एक अच्छी कविता वो है। मुझे लगता है कि आज की स्त्रियां जो लिख रही हैं, जो कि हमारा मूल विषय है, उनमें पहली बात तो अपने अस्तित्व को स्थापित करने की, समाज की जकड़नों से, घर की जकड़नों से, दृष्टियों की जकड़नों से मुक्त होने की प्रबल आकांक्षा है। और अनेक में इतनी अच्छी समावेशिता है, और कविता की नई से नई अभिव्यंजना को पा लेने की जो चाहत है वो बहुत अच्छी है। मैं महादेवी मीरा को पढ़ते हुए जितना उनके आत्मवत संसार को, आत्मवत सर्वभूतेषु कहा गया है, सभी प्राणी मेरे समान हैं, मीरा के भीतर दलित आंदोलन भी सांस लेता है, भक्ति आंदोलन भी सांस लेता है। तो अनेक दृष्टियां मनुष्य के भीतर से उठती हैं, उनके लिए कोई अलग समूह नहीं है। अभी हमने दलित स्त्री कविता की बात करेंगे, आदिवासी स्त्री कविता की बात करेंगे, ये सुविधा का विश्लेषण है। स्त्री तो अंततः स्त्री है, पहली बात तो स्त्री, और उसमें भी दलित स्त्री, तो जाहिर है कि उसका दुख बहुत अधिक है और उसको भी व्याख्यायित किया जाना चाहिए। और जब हमारे यहाँ समाज के निम्न से निम्न वर्ग को उस ऊंचाई पर लाने का उपक्रम है जहां पर सारा समाज चल रहा है, तो समाज की उन्नति वही है जबकि वो साथ चले, समान रूप से हाथों में हाथ लिए चले। अगर कोई समाज छोटा बड़ा है तो मुझे लगता है कि वह एक उन्नत समाज नहीं है। और कवि जहां पर ऐसी असमानता देखता है उसको अपनी कवि दृष्टि से अवलोकित करता है। जी,
कुमार अम्बुज जी इसी बात को दूसरे ढंग से कहते हैं, शायद आलोचना के परिप्रेक्ष्य को लेकर के, कि चीजें टूटती नहीं हैं, टूटकर हमारे साथ और ज्यादा जुड़ जाती हैं। कुछ को हम छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वे हमें जकड़े रहती हैं। हम एक अदृश्य पकड़ में होते हैं, यह पकड़ धीरे धीरे कठिन दृश्यों को सरलता से खोलती है, यहीं से शुरू होती है कविता। तो शायद दृश्यों को खोलने का नाम ही कविता है, और यह दृश्य धीरे धीरे ही खुलते हैं। लेकिन इसी बात को रत्न कुमार पांडे जी अपने शोध में जब कहते हैं कि रचनाकार भी बगल में बोतल दबाए और मुंह में जनता का अफसाना लिए, छान फूंक पार्टी चुनाव चिन्ह बोतल का सदस्य बनकर दोहरे चरित्र को जी रहा होता है, तब वह कविता अरुचि पैदा करती है और मृतशैया पर नजर आती है। तो इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे एक समकालीन पर सवाल करती हूँ कि जैसा मुझे लगता है कि समकालीन कविता जो है वो त्रिबिंब पर आधारित है, जैसे अपने प्रति, समाज के प्रति और कृति के प्रति। यह तीनों चीज आज के समकालीन कविताओं में आप देख पाते हैं क्या? आपको यह बोध लगता है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका कहना है कि कविता कितनी न्यायिक है अपने प्रति, समाज के प्रति और हिंदी के प्रति? जी, कृति के प्रति बिल्कुल, क्योंकि कोई भी लेखक भले चला जाए लेकिन कृति रहती है। अच्छा, रचना के प्रति वो कितना ईमानदार है। जी देखिए सुनीता जी, जैसे हमारे यहाँ समाज में, हमारे यहाँ कविता के हेतु बताए गए हैं, उसके प्रयोजन बताए गए हैं जी, उसका उद्दिष्ट उपयोग बताया गया है। कोई कविता निरुद्देश्य नहीं होती, वो प्रयोजन मूलक होती है। जी। तो केवल आज से नहीं, बल्कि जब से कविता का उदय हुआ होगा, मां निशात तुमगमा शाश्वती क्षमा क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, मुझे लगता है कि कवि के इस प्रारंभिक बिंदु से ही जो पर दुख का तरता है वह कवि के मूल में रहा है। कवि के मूल में करुणा का निवास होता है, और उस करुणा से च्युत होकर, उससे विरत होकर किसी काव्य के सौंदर्य बोध का उदय नहीं हो सकता है। तो ये जो कवि के भीतर कारुणिकता का बोध है, ये उसकी कविता में भी, उसके व्यवहार में भी, उसके आचरण में भी प्रतिबिंबित होता है। जहां तक आपने कहा कि कवि अपनी कविता के प्रति कितना न्यायिक है, तो जाहिर है कि कवि का तो एकमात्र अस्त्र वही है कि जो अपनी कविताओं में जिस संसार को देखता है, उस संसार की बात करता है। अगर उसमें कमी है, उसमें, तो उसको विभिन्न काव्य शक्तियों के माध्यम से उसको वो उद्घाटित करता है। तो मैं समझता हूं कि आज का जो कविता संसार है, जिसमें स्त्री कविता भी है और एक बृहत्तर स्तर पर जो हमारी कविता है, अभी आपने कुमार अम्बुज का जिक्र किया, क्रूरता जैसा काव्य संग्रह और क्रूरता जैसी कविता जिस भयावहता को हमारे यहाँ प्रतिबिंबित करती है। जगूड़ी को देखें कि अपने काव्य शक्तियों में व्यंजना की जितनी भी शक्तियां हो सकती हैं उसको समाहित करते हुए जब वो कहते हैं कि पैदा तुम कहीं भी हो, बिकना तो तुम्हें अमेरिका में ही है, या हर हरियाली के हम अंतिम परिणाम हैं, हम चलेंगे तो धरती दूर से ही दिखाई देगी काली और उपजाऊ। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कवि अपनी कविता के प्रति न्याय करेगा तभी वो कवि कहने का अधिकारी है, कवि कहे जाने का अधिकारी है। और समाज के प्रति तो ये जो हमारा समय है, जिसको हम साठोत्तर समय कहते हैं, जिसमें आपने देखा धूमिल आते हैं जी। और उसके पहले कविता का ताना बाना रहता है। पूरे आधुनिक काल को देखें तो कविता कभी भी समाज निरपेक्ष नहीं रही। आप देखें वीर गाथा काल को छोड़ दें तो वो तो यशोगान होता था, लेकिन उसके बाद आप देखें कि प्रगतिवाद है, उसमें भी समाज रहा है। प्रयोगवाद है, उसमें व्यक्तिवाद प्रभावी जरूर था, लेकिन प्रयोगवाद के ही अनेक कवि बाद में चलकर प्रगतिशील कवि शिरोमणि कहे गए। मुक्तिबोध तो प्रयोगवाद की पृष्ठभूमि से ही उभरे, लेकिन अंततः उन्होंने ही कविता की जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि का सवाल उठाया। नई कविता में रहते हुए, प्रयोगवाद की सीमा में रहते हुए
नई कविता और कविता की जड़ता से उन्होंने लोहा लिया और समाज से भी लोहा लिया। जब वो कह रहे थे कि किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर, सब चुप, साहित्य चुप चुप, तो ये जो अंधेरे में कविता है उस समाज का ही पाठ है जो 47 के बाद से उभरा और निर्मित हुआ, जिसमें बहुत सारे धंधेबाज लोग, जिन लोगों ने आजादी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की, उनके नया खून के संपादकियों को देखें, उनकी रचनावली में उनके पत्रों को देखें, उनकी अपनी विवशता देखें, जहां पर ठीक से स्थापित नहीं है, अपनी स्थापना की चिंता किए हुए बगैर अपने जीवन काल में एक संग्रह भी नहीं देख पाए, लेकिन अपने कवि होने की उपयोगिता को उन्होंने ठीक ढंग से रखा। और आज मुझे लगता है कि मुक्तिबोध अपने समय के कवियों के लिए उपजीव्य हैं। हम किसी संकट में होते हैं, गौरव से भरते हैं, तो इसलिए कि हमारे पास मुक्तिबोध है। हम गौरव से भरते हैं तो हमें आश्वस्ति होती है कि हमारे पास निराला है। हम गौरव से भरते हैं तो हमारे पास आश्वस्ति होती है कि साम्राज्यवाद को ठेंगा दिखाने वाला एक कवि केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, जो हमारे यहाँ सत्ता की बखिया उधेड़ते हैं और बिना लाग लपेट के वे किसी भी सत्ता की आलोचना कर सकते हैं, उस सत्ता की भी जिसको वे समर्थन देते हैं। अगर वो सत्ता कहीं अपने सामाजिक कर्तव्यों से चूकती है तो उसकी भी वे आलोचना करते हैं। आज के कवियों में आप किसी से भी देखें, हमारी स्त्री कविता पर बात हो रही, इसलिए मैं पुरुष कवियों में राजेश जोशी को या कुमार अंबुज को, देवचांद मिश्र को, ये सब तो बड़े दिग्गज कवि हैं। निश्चित रूप से हमारे कवियों की जो सामाजिक प्रासंगिकता है अक्षुण्ण है, इसमें कोई शक नहीं है कि वे भरसक कविता वो है जो हर बार नए ढंग से प्रस्तावित होती हो, जिसका नया ढांचा हो, जिसका हर बार नया शिल्प हो। ऐसे कवि बहुत कम होते हैं, वो तो सैकड़ों में कोई 2 होते हैं। ऐसा नहीं कि आप अभी आजकल आपको 50 कवि दिख रहे हैं, वे 50 तरीके से नहीं लिख रहे हैं, 50 कवि 10 तरीके से लिख रहे हैं। उस 10 तरीके में 50 कवियों का संसार विन्यस्त है, उसको नयापन नहीं कहते हैं। हर कवि जैसे उसका चेहरा अलग है संसार में, उसको माँ बाप दूर से पहचान लेते हैं, हम भी पहचान लेते हैं। कोई दूसरी सुनीता नहीं है तुम्हारे चेहरे, हाव भाव, शक्ल, अंदाजे बयां, प्रश्नोत्तरी शैली में एक अलग ही सुनीता है। उसी तरह से कविता भी, कवि भी अलग होना चाहिए, उसका वैशिष्ट्य अलग होना चाहिए। वो किसी खांचे में, प्रतिमानों के खांचे में भी नहीं रखा जा सकता। इसलिए प्रतिमान तो बने, लेकिन प्रतिमान टूटते भी हैं, नए प्रतिमान रचे भी जाते हैं। तो ये कवियों की जिम्मेदारी है कि वो समाज के प्रति उत्तरदायी हों, जो कि वे हैं, और आपने कहा कृति के प्रति उत्तरदायी। यदि कोई व्यक्ति अपने प्रति उत्तरदायी है, कवि अपनी कविता के प्रति, कवि अपने समाज के प्रति, तो जाहिर है कि कविता और समाज के प्रति उत्तरदायी कवि ही अपने कार्यभार को ठीक से संभालता हुआ जो कृति देगा वह कालजयी होगी। और आप देखें संस्कृत के कवियों में हम कहें कि जरा 10 कवियों का नाम बताओ, तो मुझे लगता है 3 बार आपको पानी पीना पड़ेगा और 4 बार आपको विश्लेषण के लिए कहीं जाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ऐसे हैं कि अभी गुच्छे के गुच्छे हैं, आप कवियों का नाम गिनाएं और खत्म नहीं होगा। अभी किसी पांडे महोदय ने बहुत सारी सूची दी तो लोग अपना नाम देख रहे थे, कुछ लोग तो लेंस से नाम देख रहे थे कहां है, इतना छोटा। तो हिंदी कविता का परिसर इतना बड़ा है कि सुई के नोक रखें तो वहां कभी मिल जाएंगे। कवियों की भरमार है, लेकिन हर समय शायद ऐसे होती है। संस्कृत के कवि शायद हम इसको ऐसे कह सकते हैं, समकालीन कविता ना तो दर्दे बयां है, ना सरदर्दी पैदा करने वाली रचना है। दरअसल वो मूल्यांकन की कसौटी पर मांग कर रही है कि कसा जाए। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि अनुपमा सिंह की एक कविता का उल्लेख जरूर कर देना चाहिए। वो थोड़ा थोड़ा कुछ और भी, वो लिखती हैं, हमने थोड़ा थोड़ा सपने जिए, थोड़ा सीखे थोड़ी छोड़ी, थोड़ा गुमान किया एक दूसरे पर, जब शब्द नहीं थे हमारे पास, तब भी थे कुछ मुलायम भाव, जब बन रही हो भाषा की नई दुनिया। भाषा में स्थायी महत्व हो रात का, तो हिचक कैसी, कैसा अपराध बोध। हाँ हम 2 लड़कियां, थोड़ा कुछ और भी थीं। हाँ प्रेम में थीं 2 लड़कियां। शायद ये किस कवि की रचना है? अनुपमा सिंह की है। अनुपमा सिंह, अच्छा, बहुत अच्छा, उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी कविता है। ये कविता कहती है कि समकालीन कविता का मूल्यांकन हमेशा स्त्री परिप्रेक्ष्य में मत करो,
स्त्री ने एक बड़ा बितान खींचा है, उस बितान को भी देखने की जरूरत है। और लेकिन अभी का जो समय है थोड़ा कठिन भी है, बल्कि कविता स्वयं हमें कालबद्ध ना होकर काल युक्त करती है, और जब आगे बढ़ती है तो हमें काल मुक्त भी कर देती है। शायद इसीलिए महादेवी वर्मा ने जब अपनी श्रृंखला के कड़िया में लिखा कि हमें आर्थिक आजादी और स्वावलंबन चाहिए, तो उसी बात को वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि हमें थोड़ी सी आर्थिक आजादी और एक अपना कमरा चाहिए। तो वो एक आर्थिक आजादी और एक कमरे की जो लड़ाई है वो आज भी जारी है, ये खत्म नहीं हो रही है। और अभी अगर हम समकालीन कविता के नए परिप्रेक्ष्य में देखें, आखिरी दशक को देखते हैं, तो यह लड़ाई यहाँ वही की वही मौजूद है, बस इसका रागालाप शायद थोड़ा सा बदल गया है। शायद मुझे लगता है कि थोड़ा सा बदला है। खैर, हम इस संदर्भ में हम एक अगला सवाल आपसे करते हैं कि हर काल में लिखने वालों की संख्या बहुत अधिक रही है, जैसा कि आप भी जानते हैं। अभी आपने तो कविता का प्रत्यय ही लिखा है, खास करके स्त्री कविता का। ऐसे में सभी कवियत्रियों के लेखन का आकलन नहीं हो पाता है, तब भी नहीं हो पाया था। मीरा से आगे हम कोई नहीं बढ़ पाते हैं, जबकि मीरा के समकालीन में अंडाला भी लिख रही थी, वीरांगना राणा बाई भी लिख रही थी। आपने अपनी उसमें भी उल्लेख किया होगा, चौहान भी उनसे थोड़ी सी वो भी लिख रही थी। लेकिन या फिर वही गिने चुने नाम मुख्य धारा में भी शामिल रहते हैं। तो मौजूदा जो समकालीन कविता का मूल्यांकन हो रहा है उसमें भी यही लड़ाई है। आप इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई? देखिए, अब हम लोग सही अपने ठिकाने पर आ गए। जी देखिए, ये बताएं आपसे, जब मैं मीरा से समकाल है तो ठिकाने पर जब मैं हम कहीं भी, और एक चीज बताएं आपसे, इतना बड़ा विषय है ये। मैंने लिखते लिखते देखा कि मेरी पांडुलिपि भी 200 पेज की हो गई है, जिसमें व्यक्तिवाचक रूप से जो मैंने लेख लिखे हैं बहुत सारी कवित्रियों पर, उन्होंने शामिल नहीं किया है। वो भी लगभग 30 होंगे, सीमा नहीं है, मुझे अपनी फाइल नहीं याद है कितना लिखा है, मैंने भूल गया। लेकिन अब आप ये देखें कि एक समय जब मैं लखनऊ में पढ़ता था तो क्षेमचंद्र सुमन एक बड़ा नाम है, जिन्होंने दिवंगत हिंदी सेवी सीरीज निकाली। आपसे भी पूछें कई दिवंगत लोगों के नाम, तो न तो नाम पता होगा प्रायः लोगों को, न उनकी रचनाएं होंगी। जब मैं कभी संचयन करता हूं तो पता चलता है कि जन्म तिथि तो नहीं पता है, मृत्यु तिथि नहीं पता है। तो इसमें अशोक वाजपेयी जो कहा करते हैं, इतना हिंदी का समाज इतना अकृतज्ञ समाज है, वो सच है कि हमें अपनी परंपरा का कोई बोध ज्यादा नहीं है। हम आधुनिकता और समकालीनता में संतरण करते हैं बिना यह जाने कि अरे आपका मूल्यांकन तो छोड़िए, अभी मुक्तिबोध का मूल्यांकन नहीं हुआ है, शमशेर का नहीं हुआ है, केदारनाथ अग्रवाल का नहीं हुआ, आप कहां खड़े हुए हैं और आप कब तक खड़े रहेंगे? छठने में तो भाई जो टेढ़ी चिबुक वाला आम है, जिस पर ज्ञानेंद्र पद की कविता है, वे उस टेढ़ी चिबुक वाले आम को आश्वस्त करते हैं कि कोई न कोई गृहिणी तुम्हें भी चुनेगी, तुम्हारी भी उपयोगिता है। तो उस बदसूरत शक्ल वाले आम की भी अपनी उपयोगिता है। तो मैं समझता हूं कि हर कविता की कोई न कोई उपयोगिता होगी, मेरे लिए ना हो, आपके लिए ना हो, कोई न कोई उसका भी प्रवाचक होगा। नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा कि हिंदी कवित्रियों के प्रेम गीत, ऐसा एक संचयन क्षेमचंद सुमन ने निकाला, मैंने अपने आलेख में उसका जिक्र भी किया। उसमें कई कवित्रियां हैं। देखिए, उस समय विद्यावती कोकिल, सुभद्रा कुमारी चौहान, विद्यावती मिश्र, तोरण देवी लली शुक्ल लली, और उस ज्ञानवती सक्सेना, ज्ञानवती, बहुत सारी स्त्रियां लिख रही थी, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। और आप देखें कि इन कवियों में प्रायः तो एक तो उनका आत्मबोध था, वे महादेवी वर्मा की शैली में वो एक नायक थी, कवि नायक थी हमारे समय की महादेवी वर्मा। तो जाहिर है कि वे उस तरह की कविताओं में ही अपनी अभिव्यक्ति की साधना की सफलता समझती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो भीतर एक असंतोष था, बारीक सा, वह भी उनमें था। जो समर्पण के लिए प्रस्तुत होने का जो भाव था, वो भी पति के लिए निवेदित था, जैसे कि पति देवता हूं। कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी उनको कि मैं कविता देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव ने इजाजत नहीं दी, बस मैं घर में लिखकर डायरी में रखकर अब अपने कवि रूप का यही अवसान चाहती हूँ, क्षमा करें, मैं आपको अपनी रचना नहीं भेज पाऊंगी। ऐसे कई पत्रों का उल्लेख उन्होंने उसमें किया है, आर्काइव में है, आप उसको देख लें। और आप देखें कि यह जमाना सन 60 का था। वो जब भी किताब आई उस समय के लिखने वाले, यानी 50 के 60 के दौर के लिखने वाले जो स्त्री रचनाकार हैं,
उनका ये कहना है। लेकिन उसमें भी उन्होंने लगभग 150 स्त्री कवयित्रियों का चयन किया और उसे हमारे समाज के सामने रखा। अभी डॉक्टर गरिमा श्रीवास्तव ने स्त्री कविता की पूरी सीरीज एडिट की है 6-7 खंडों में। उस समय के जितने उपेक्षित उस समय के रचनाकार हैं जो आज बड़े भले विस्मृत हैं, जिन्होंने लिखा जो कुछ भी लिखा उसका उन्होंने संचयन किया। और आप उसमें देखें कि उनकी अपनी आत्माभिव्यक्ति, और उसमें जाहिर है कि उस आत्माभिव्यक्ति में कहीं न कहीं पीड़ा भी होती है। उसी पीड़ा की जब मैं रेशे रेशे उधेड़ते तो लगता है कि ये असंतोष केवल भीतर का संतोष नहीं है, ये समाज से प्राप्त संतोष भी है। उसके बाद अब हम जब आगे आते हैं 60 के दौर को आते, ये सब स्त्रियां जो हैं एक पूरा संसार हमारे सामने देती हैं कि पहले भी समाज था जहां पर स्त्रियां रचना कर रही थी, लेकिन न तो संचार साधन इतने थे, न ऐसी आवश्यकता समझी जाती थी, सो उनकी सीमित संख्या रही है। लेकिन 60 के बाद आप देखें कविता में भी मोना गुलाटी या मणिका मोहनी बहुत सारी स्त्रियां लिखने के लिए अग्रसर हुई। ये बात अलग है कि कविता का प्रभाव इतना था और इतना जुगुप्सा परक लेखन था कि अगर उसको धूमिल अपनी गहरी चोट से तोड़ते नहीं तो कविता 3-4 साल तक हिंदी कविता को और बर्बाद कर देती। लेकिन तब प्रकट होते हैं धूमिल, राजकमल चौधरी, लीलाधर जगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, 7वें दशक की महत्वपूर्ण उपस्थितियां हैं जिन्होंने कविता के कवच को तोड़ा और इसमें स्त्रियां आगे आई। स्त्रियों में आप देखते हैं कि समकालीनता में जो भी बड़े नाम हैं, आप ले लें स्नेहमयी चौधरी को, कभी आप पढ़िए, एक विस्मृत नाम है, लेकिन स्नेहमयी चौधरी क्या मैंने रेखांकित किया है कि पुरुष सत्ता को लेकर गहरा असंतोष भी है, जबकि वे एक बहुत बड़े परिवार की महिला थी। सुमित्रा कुमारी सिन्हा माँ थी, पति अजित कुमार थे और निराला जी उनके यहाँ कभी ठहरते थे। युग मंदिर उन्नाव में प्रकाशन था और सारे अवसर उनके पास थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुरुष वर्चस्व के बोध को महसूस कर रही थी। उसी समय मैंने जिक्र किया सुनीता बुद्धराजा का। वे हालांकि कवित्री उस रूप से मुख्य धारा में अब शामिल नहीं है लगभग, पर कवित्री, और उन्होंने एक आधी धूप उनका संग्रह आया, एक था मन, और उसे पूरी उस पुरुष सत्ता को जो वे महसूस कर रही थी। उसके बाद आप देखें कि एक जबरदस्त उपस्थिति जो 8वें दशक के बाद के कवियों में, जिसको 9वें दशक की उपस्थिति कह सकते हैं, जिसमें कि आपके सारे बड़े कवि हैं, स्त्री कवि, जिसमें डॉक्टर अनामिका हैं, बहुत अच्छी कवित्री, सविता सिंह जी हैं, उधर तेजी ग्रोवर हैं, और कात्यायनी है, जिन्होंने बहुत ही वैचारिक रूप से बहुत ही एक सघन उपस्थिति उनकी रही। तो ऐसे बड़े नाम उपस्थित हुए और मुझे लगता है कि इस समय आज के दौर में लगभग 70 ऐसी कवित्रियां हैं जिनके यहाँ की आपको अच्छी कविताओं की ज्यादा तादाद मिलेगी। देखिए, कविताएं जितना लिखी जाएंगी उतना अपना प्रभाव खोती जाएंगी। आज के कवि भी ज्यादा लिखने के शिकार हैं, चूंकि छापे की कोई समस्या नहीं है। पहले 30 साल होते होते कोई संग्रह छपता था, अब 20 साल पे छप जाता है। अब जो चाहे अपना स्वतः प्रकाशक बन गया है, जो लिख देता है, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ दिया, प्रकाशक छाप देते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी जो कविता के प्रतिमान है, जिसमें कि आलोचक को एक माना जाता है कि फला जी अगर ये कह दें तो भाई अच्छा है, हमसे भी लोग राय पूछते हैं, ओम जी कैसी कविता लगी, तो मुंह देखी यदि करो ना बात तो मिले सजा। मुंह पर तो मैं कह देता हूँ ये अच्छी है, लेकिन आप और प्रयास करें, आप इनको पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी कवित्रियों का जो समूह है निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है, और जो साधन संसाधन उपस्थित हैं आप अच्छी तरह जानती हैं, उसका उपयोग वे महिलाएं कर रही हैं। तो जाहिर है कि वह सारा संसार जो अभी पुरुष द्वारा स्त्री का रचा हुआ संसार था, वह परस्मय पद वाला, वो दूसरी आंखों से देखा संसार था। अब अपनी आंखों से देखा हुआ संसार, स्त्री जीवन की प्रामाणिकता, जिसमें देखें दलित लेखन भी है। एक तो दलित अपना समाज ही इतना बहुत सारी दुश्वारियों से घिरा समाज, उसमें कोई स्त्री कविता लिखे, उसमें अपने कोई स्वतंत्र व्यक्ति करे, वो तो सवर्ण समाज में भी स्त्री को अनुमत नहीं है कि जो चाहे सो लिखे, जो चाहे सो लिखे। ऐसा अवसर वही समाज दे सकता है जो व्यक्ति की वैचारिक स्वतंत्रता को महसूस करता है। जियो और जीने दो,
लेकिन जहां पर स्त्री अभी भी कुछ पुरुषों की दृष्टि में एक संपत्ति होती हो, तो मुझे लगता है कि वहां पर इसकी इजाजत, उसके फोन चेक करना, उसकी डायरी चेक करना, उसके हाव भाव को परखना, अभी भी ऐसे बहुत सारे संसर्ष से स्त्रियां गुजर रही हैं। हम अपनी बेटियों को आजादी देते हैं। मेरे मित्र रहमान मुसव्विर हैं, एक शेर कहते हैं, हम उन्हें के पर देते हैं पर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती। तो हम जी उन्हें पर देते हैं मगर उड़ने नहीं देते। बेटियों को तो हम पर देते हैं और उड़ने भी देते हैं, लेकिन पुरुष अपनी स्त्री को कितनी आजादी देता है, उस पर बहुत सारे पहरे। और हमारा समाज भी ऐसे ही, जब हम आशंकित रहते हैं, पूरा समाज, अभी भी समाज पुरुष से ज्यादा, मुझे लगता है कि शायद पशु ज्यादा उदार होंगे। पुरुष स्त्रियों के मामले में अभी बहुत अनुदार हैं। वे पाश्विक शक्तियों से संपन्न है। मुझे लगता है कि अभी भी समाज स्त्री की सुरक्षा को लेकर, स्त्री की अस्मिता को लेकर बहुत ही डरा हुआ समाज है। ये तो आप जानते हैं। फिर भी जो उन्नति दिख रही है, इसलिए कि समाज आगे बढ़ चुका है। स्त्री इस बात से आशंकित नहीं होती कि नोएडा चली जाएगी, गाजियाबाद चली गई तो जो कुछ होना है हो जाए। इस बात को सोचकर नहीं चलती। जब हमारे यहाँ गाजियाबाद का समाज, दिल्ली का समाज इतना उजड्ड है, तो प्रतापगढ़ का समाज और बिहार का समाज और कटिहार का समाज, मैं किसी प्रदेश में, जिन जिन प्रदेशों में मैंने दुर्गति देखी है, बोझा ढोती स्त्री, सारा काम स्त्री कर रही है, पुरुष जो है वो अपना रसरंजन में व्यस्त हैं, तो समाज तो इस तरह से है। सारे शौक पुरुष के हैं। स्त्री अगर सरौता भी रख ले तो उसे लत कहा जाएगा, आप समझिए। तो स्त्री अभी अपनी बेड़ियों और संसर्ष से जूझ रही है, लेकिन वह कह रही है जो उसे कहना चाहिए। ये कम आजादी नहीं है। नहीं तो जो शेर मैंने दोहराया था कि मैं बहुत खुश रंग अरमानों की चादर थी मगर मुझको मेरी जिंदगी ने ओढ़कर मैला किया। और मुक्तिबोध कहा करते थे, छोटी सी निज जिंदगी में, कह तो अपने लिए रहे थे, स्त्री पर इसे घटा कर देखिए, छोटी सी निज जिंदगी में जी ली है जिंदगी अनगिन, जिंदगी हर एक ज्वलित चंदन का ईंधन है। तो जिंदगी, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दरअसल सारी सभ्यता जो है पुरुष निर्मित है। स्त्री ने या तो उसे दिशा दी है या केवल स्वीकार किया है, उसका विरोध नहीं किया है। लेकिन यह विरोध का जो स्वर है धीरे धीरे मुखर हुआ है। सहना सहना ही सही, पहले दशक की पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी की कवियत्रियों में वो तेवर, वो त्वरा नहीं रही बेशक, लेकिन तीसरी पीढ़ी की जो कवियत्रियां हैं, वो जो हमारे समक्ष अभी भी हैं, उनमें एक त्वरा है। इस संदर्भ में मैं कात्यायनी जी की एक कविता जरूर यहाँ पे कोट करना चाहूंगी, शायद दर्शकों को यह विषय ज्यादा खुल सके। यह स्त्री सब कुछ जानती है, पिंजरे के बारे में, जाले के बारे में, यंत्रणा गृहों के बारे में, यंत्रणा घरों के बाद छिड़ते ही गाने लगती है प्यार के बारे में। एक गीत रहस्यमय है इस स्त्री की उलटबाजियां, इन्हें समझो, इस स्त्री से डरो, इस स्त्री से डरो। दरअसल समकालीन स्त्री लेखन, इस स्त्री से डरो शब्द मैंने इसलिए उस लाइन को कोट किया कि अभी जो समकालीन स्त्री लेखन है उसमें डर भी बहुत तेजी से व्यापा है। शायद स्त्री का ही स्त्री से भी डर है। गत दिनों मैंने देखा था कि स्त्रियों की कविता में नाम को लेकर के लड़ाइयां शुरू हो गई थी, और उस दौरान मुझे सुदर्शन शर्मा जी ने अपनी कुछ कविताएं भेजी। बाद में वो पता नहीं अपनी कविताएं लेकर कहाँ चली गई, मुझे नहीं पता। उसके अलावा कई लोगों ने सर्वे करने की कोशिश की कि किसकी कविता अच्छी है। तो मुझे लगता है कि अभी जो समय है वो बचवक का समय है। बचवक दौर में किसी भी कवि का मूल्यांकन करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि एक शब्द, अगर मैं फिर आकांक्षा के उस लाइन को कोट करूं कि आज की डेट में लेखक ही लेखक की पीठ थपथपा रहा है, वो आपस में ही कुछ खुश हैं, पाठक तो गायब है। जब पाठक नहीं है तो फिर आलोचना की कसौटी कहाँ। खैर, विषय में हमारे बौद्धिक शब्द भी है, जबकि कविता का जो केंद्रीय आधार है वो अनुभूति है, और यह अनुभूति चाहे अतीत से संबद्ध हो या भविष्य से संबद्ध हो, हमेशा उसका उल्लेख वर्तमान से होता है। लेकिन वर्तमान की जो कविता है, उस कविता पे हमेशा एक बात का आरोप लगने लगा है और लगाया जाने लगा है कि वर्तमान जो कविता है वो सहज प्रवाह में नहीं है, बल्कि बौद्धिकता के बोझ से दबी हुई है। तो इस बौद्धिकता के बोझ पर आपकी क्या राय है कि आप इसको कैसे देखते हैं कि बौद्धिकता से दबने की वजह से क्या पाठक और लेखक के बीच में दूरी बढ़ी है?
बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए कि हमारा पूरा जो काव्य का ढांचा है वो काव्यात्मक केवल इसलिए नहीं है कि वो वैचारिक नहीं है। क्या महाभारत वैचारिक नहीं था? क्या तुलसीदास का रामचरितमानस वैचारिक नहीं था? हमारे पुराने सारे काव्य प्रिय प्रवास का वैचारिक नहीं था? वो छंद में था, रसमयता के। क्या रसखान वैचारिक नहीं है? क्या हम ही विचार कर रहे हैं? इससे पहले सूरदास विचारक नहीं थे, तुलसी विचारक नहीं थे, कबीर विचारक नहीं थे। हम ही एकमात्र विचारक हैं जिन्होंने कविता को, हाँ, कविता में आधुनिकता बोध होना चाहिए, कविता अपने फैशन में होनी चाहिए। आज का जो फैशन है वो कविता में दिखना चाहिए, जो विश्व कविता का भी फैशन है। विश्व जी कविता की जो कसौटियां हैं उस पर हमारी जी कविता कहाँ खड़ी होती, ये एक बात है। लेकिन कविता पर बौद्धिकता का भार लादने का अर्थ है, हमारे यहाँ शायरी में कहा जाता है कि इल्म से शायरी नहीं आती। निश्चित रूप हाँ, से इनमें से जिस शायरी कविता नहीं पर है। बौद्धिकता का बोझ ज्यादा है वह कविता नहीं है, वह निबंध है। जी उसके लिए हम कोई दूसरा वैचारिक प्रत्यय इस्तेमाल करें, मुझे लगता है कि जी कविता का ढांचा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कविता तो वही है जो संवेदना और अनुभूति के रास्ते विचार को गूंथ कर प्रस्तुत करे, जिसमें विचार प्रमुख न हो, उस नवनीत की तरह हो जो दूध की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेसिंग होती है, उससे निकले, नवनीत उतराया हुआ न लगे। आप समझ लीजिए, मेहंदी की जी पत्तियों में लाल रंग होता है लेकिन दिखता नहीं है, वो हरा होता है। जी हरा होता है। ठीक है ना? और ये तो मुझे लगता है कि उसी तरह से जो बौद्धिकता का रंग है, लगे कि कविता बौद्धिक है, लेकिन कहे जाने का जो ढंग है उसमें रस है, उसमें भाव है, उसमें अनुभूति है, उसमें संवेदना है। और इसमें कोई शक नहीं कि हम एक बौद्धिक दौर में रह रहे हैं, लेकिन कविता तब तक गले नहीं उतरेगी जब तक कि वो बौद्धिकता के लबादे से ग्रस्त रहेगी। बौद्धिकता के कवच कुंडल में रहकर कविता ज्यादा दूर तक पाठक के हृदय का अंग नहीं बन सकती, मैं ये मानता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि कविता में हाँ, कविता में जो ये बोध है, देखिए अभी हमारे बीच में सियाराम शरण गुप्त परिवार के श्री प्रमोद गुप्त जी इसको देख रहे हैं, जिन्होंने याद दिलाया कि मेरे ससुर जी ने सियाराम शरण गुप्त रचनावली संपादित की थी। तो उनका बड़ा सा मैं संबोधन देख रहा था, उन्हें प्रणाम करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो वैचारिकता का बोध है ये तो कविता से अनुस्यूत होना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से संवेदना अनुभूति में पगा हमारा कोई जो विचार है, और मैं ये जरूर देखता हूं कि अंततः किसी कविता की फलश्रुति क्या है और कविता को कहे जाने का तरीका क्या है। इसीलिए जब मैं कविता को कभी भी छंद और गैर छंद में बांट कर नहीं देखता हूं। मैं कविता के हर रंग का, हर रूप का आशिक हूं, उसके हर मिजाज का। हर मुझे मुझे दोहा भी अच्छा लगता है। मैंने तुलसी को कभी चौपाईकार नहीं कहा। मैं किसी गीत लिखने वाले को गीतकार कहने से बचना चाहता हूं। जैसे हमने तुलसी को चौपाईकार नहीं कहा, दोहाकार नहीं कहा, किसी कबीर को पदकार नहीं कहा, उनको सवैयाकार नहीं कहा। हमारे यहाँ बहुत सारी भ्रांतियां उपजा। आपने क्रांति और भ्रांति की बात की। हमारा कविता संसार तो ऐसा है कि हम कविता संग्रह नहीं छपाते हैं, हम काव्य संग्रह छपाते हैं। ये तो विडंबना है। जी हम कविता संग्रह की सूची बनाते हैं तो अज्ञेय को छोड़कर या ज्ञानेंद्रपति को छोड़कर बहुत सारे लोग आज भी अनुक्रम लिखते हैं। अब कौन बताए कि अनुक्रम इंडेक्स होता है भाई? इतने बड़े कवि हैं तो कंटेंट्स की हिंदी बना लीजिए ठीक ठाक। आप समझ रहे हैं? ये कवि समाज काव्य संग्रह कहता है और अनुक्रम कहता है, बहुत सारे शब्दों को लेकर भी। तो मैं समझता हूं कि कवि को उतना ही बौद्धिक होना चाहिए या उतनी बौद्धिकता का ही परिचय देना चाहिए जो जो कविता के लिए ग्राह्य हो, कविता के स्वास्थ्य के लिए हितकर हो। कविता में सब सारे मानदंड, सारी कसौटियां, सारे मूल्य डाल देना, ये कविता पर बोझ होगा। मुझे लगता है कि कविता को बोझ, इसलिए मैं, हमारे मित्र हैं आलोचक पंकज चतुर्वेदी, मैं उनकी इस बात से प्रसन्न रहता हूं कि जितने दुर्धर्ष आलोचक हैं वे, मतलब उनकी जो भाषा है वहां उस समास और जितनी भी उसके गुणसूत्र हैं आलोचना के, वे सब उनमें हैं, बहुत से पद विन्यस्त करते हैं, लेकिन उनकी कविता इस भार से मुक्त रहती है।
कविता क्या कहती है और कितना घनत्व है, ये बात अलग है। लेकिन उनकी कविता इस भार से मुक्त है कि पंकज चतुर्वेदी की कविता है। तो मुझे लगता है कि कविता में जिस जिस कविता में अज्ञेय प्रयोगवाद तक छंद और गैर छंद का कोई अंतर नहीं महसूस होने दिया, आज के कवि ये समझते हैं कि अगर कोई चीज छंद में है तो वो व्यर्थ है, और जो चीज नई कविता के फॉर्मेट में है वो उत्तम है। मुझे लगता है कि इस विचार का मैं समर्थक नहीं हूं। आज भी मुझे लगता है कि कविता का कोई भी ढांचा है वो स्वीकार होना चाहिए, लेकिन कविता के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो प्रत्यय हैं, वो मूल्यवान होने चाहिए। क्या आज के बादशाह के बहाने या आत्मजयी है, संशय की एक रात है, कनकप्रिया है, ये बहुत सारे ऐसे काव्य हैं जो हमारे मूल्यों के प्रस्तावक काव्य हैं, और कविता इसी कसौटी पर देखी जानी चाहिए। इसलिए नहीं कि वो किस छंद में रची गई है या किस छंद में नहीं रची गई है। आखिर कविता इतनी एकरस हो गई है कि कैसे राजेश जोशी की कविता मंगलेश डबराल की कविता से अलग होगी? क्या हम नहीं जानना चाहते? क्या हम नहीं जानना चाहते कि किसी कवि की रचना किसी दूसरे कवि की रचना के फॉर्मेट से कैसे अलग होगी? अलग होना चाहिए। मैंने जो आपसे कहा था कि हर व्यक्ति की अपनी पहचान है, हर चेहरा अलग है, और कविता अलग होनी चाहिए। जैसे हम अगर नीरज के गीत को नीरज से आंक लेते हैं, सोम ठाकुर को उससे आंक लेते हैं, किशन सरोज को सुनते ही पहचान जाते हैं, बच्चन को सुनते ही पहचान जाते हैं, तो क्या आज आप ढूंढ के पंक्तियां पढ़ रही हैं, मैं यहां से कई पंक्ति पढ़ सकता हूं, आप क्या बता सकते हैं किसकी पंक्ति पढ़ रहा हूं? यह जो अंतर है, जो वैशिष्ट्य का ह्रास है, वो हो रहा है जी। अगर कोई ये चाहे कि आज मंगलेश डबराल की कविता शैली का अनुकरण करेगा तो विफल हो जाएगा, या केदारनाथ सिंह जी का अनुकरण करने वाले विफल हुए, त्रिलोचन का अनुकरण कर ले। मुझे लगता है कि किसी भी कवि की परंपरा को आत्मसात करने का अर्थ उसका अनुगमन करना नहीं है। लेकिन जहां तक स्त्री कविता का अर्थ है, स्त्री कविता में यह सच है कि अनेक स्त्री कवियों ने मुझे बहुत अभिभूत किया है। वाचिक तौर पर बहुत सारी चीजें मैं नहीं कह सकता हूं यहां, वैसा मेरा अभ्यास नहीं है, मैं अध्यापक नहीं हूं, बोलने में इतना रससिद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत बोरियत भरे वचनों से दूर भागता हूं। मैं कवि को भी चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा मदारी भी रहे। मैं कहता हूं कि आलोचकों के साथ हिंदी कविता को 2-4 ओशो और मिलने चाहिए, बल्कि सैकड़ों मिलें। कविता से रस तो जगाइए समाज में। आपसे दूर भागता है कवि। आप चाय पिलाकर कहेंगे कविता सुन लो, कोई नहीं सुनेगा। जी। लेकिन बंगाल में जय गोस्वामी के पीछे लड़कियां भागती थीं, अरुण कमल के पीछे नहीं भागती, मंगलेश डबराल के पीछे नहीं भागती ऑटोग्राफ के लिए, जितना बंगाल के कवियों के। क्यों? कि बंगाल के कवियों के पास देने के लिए कुछ है, जिस कवि के पास देने के लिए कुछ होगा। मुझे लगता है कि मैं किसी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं तो इन लोगों का बहुत ही प्रशंसक हूं, लेकिन कवि को अपने को विपणन योग्य बनाना चाहिए। कवि के विचार, जैसे मायकोस्की कहते थे कि लिखते ही एक कवि के पास हवाई जहाज, हम अपने विचारों को आज फैला तो रहे हैं, लेकिन वे विचार मैंने पूछे कि भाई कविता अच्छी कितनी लग रही है, हम किसके लिए कविता लिख रहे हैं? आपने कहा था पाठक का सवाल। स्त्री तो अभी भी अपने संघर्ष से जूझ रही है, वो अपनी बंधनों को तोड़ रही है। मीरा से लेके अब तक स्त्री कवयित्री अपने बंधनों को तोड़ रही है धीरे धीरे जी। और ये बंधन टूटने का दौर है। मुझे लगता है कि अभी भी जैसे स्त्री अपनी कविता से आश्वस्त नहीं है, अपने संघर्ष से भी वो मुक्त नहीं हुई है। जब वो मुक्त होगी तो उसकी कविता बहुत ही समुज्वल, बहुत ही नवनीतमय होगी, सुभाषितमय होगी, नए मनुष्य की अवधारणा का संचार करने वाली कविता होगी। और आज के समय में मैंने तो सभी लगभग कवित्रियों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, एक चावल, दो चावल, विहंगम, और कई को गाकर, कई को गुनगुनाकर। और मेरे लिए कविता, मैं देखिए आपने कात्यायनी जी का जिक्र किया, हमारे यहाँ बहुत ही पौरुषीय शक्तियों की आलोचना होती है। कभी भी स्त्री कविता का अर्थ पुरुष के विलोम में रचना नहीं है। मैं कभी भी पुरुष के विलोम में रचने को कविता नहीं कह रहा हूं। ये तो समाज है हमारा, समाज की प्रवृत्तियों का विरोध करना है। उससे पुरुष बाई द वे आ गया है। पुरुष पति हो तो देवता है, और पर पुरुष जो है पुरुष वर्चस्व का प्रतीक। ऐसा हो रहा है हमारे यहाँ। पुरुष तो समाज के ढांचे का अंग है। उसी पुरुष को
सखा और सहचर बनाना है, जैसे अनामिका जी कहती हैं। ये सहकार भावना लुप्त हो रही है। अनामिका की कविताएं कितनी प्रसन्न दिखती हैं, बहुत फिर रोती बहुत। गाती नहीं दिखती हैं। सूर की सूर की गोपियां रोती हैं, रसखान की गोपियां नहीं रोती। तो रोने धोने का दौर स्त्रियों का चला गया है, प्रश्नाकुल होने का दौर है। लेकिन आप देखें कि जब अनामिका अपने समाज में प्रवेश करती हैं, तो बिहार जैसे विपन्न प्रदेश की नागरिक होते हुए भी वे कितने छोटी से छोटी बातों पर प्रसन्न हो जाने वाली स्त्रियों का संसार व्यरजती हैं। दरवाजे की तरह पीटा गया, उसका संसार व्यरजती हैं। मैं रोटी बेलती हूं कि पृथ्वी, ऐसा संसार व्यरजती हैं। या सविता सिंह रचती हैं। तो सूक्ष्म संवेदन और कुछ अपने प्रत्ययों के सहारे नींद, स्वप्न इतनी बार आएंगे कि अध्यापक विचलित हो जाए कि उस नींद का क्या अर्थ था और इस स्वप्न का क्या अर्थ है। उसके बाद भी वो कविता की अव्यंजना में डूबता है, क्योंकि महीन से महीन बात कहने के लिए आपको तमाम शब्दों की भौतिक उपस्थितियों से ऊपर आना होगा। शब्दों की देह के परे, कोई कवि कहता है कि ये शरीरों के परे क्या है हमें जो बांधता है। शब्द में कविता नहीं होती, किसी वाक्य में होती है कविता, उसकी अनुभूति में कविता होती है, उसकी संवेदना में कविता होती है। विचार को अलग से ढोने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन कवि को विचारवान होना चाहिए। और कवि विवेक के लिए बादशाह के बहाने में, जैसा कि कुंवर नारायण जी ने कहा है कि अकाट्य हो जीवन विवेक। जीवन विवेक और कवि विवेक का उन्होंने एक संतुलन, एक पूरा अंतरा है उनका। वो पठनीय ही नहीं, संग्रहणीय भी है किसी कवि के लिए। ये बात अलग है कि उनके लिए भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो सुरक्षित आसन पर बैठकर उन्होंने कविता की है, लेकिन वो तो कवि की अपनी शैली है। हमेशा आक्रामक बोध में कवि नहीं रहता है। और स्त्री भी, मैं कात्यायनी की बात कर रहा था, भूल के कहीं और चला गया। सभी वासनाएं दुष्ट नहीं होती, ये भी कात्यायनी ने कहा है। जी बिल्कुल। जब भारती कहते हैं कि न हो यह वासना तो जिंदगी की माप कैसे हो, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वासना शब्द कोई शब्द बुरा नहीं है, और पूरा संसार ही स्वार्थ का एक बहुत ही मोहक जाल है। इस जाल में हम बिंधे हैं। अयम निजह परो वेति, तभी तो कहा कवि ने कि अयम निजह परो वेति, इसमें तो पूरा संसार समाया हुआ है। ये कवि कहता है कि अयम निजह परो वेति गणना लघु चेत साम, ये छुट भइयों का कथन है कि यह मेरा है, ये उसका है। ये छोटे दिमाग के लोग कहते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये कोई साम्राज्यवादी कथन नहीं है। पूरी वसुधा आत्मना प्रतिकूलानि परेशान। तो स्त्री जो है, अपने प्रति जब अन्याय होता है तो उस अन्याय का अतिक्रमण वह अपनी अभिव्यक्ति में ढाल कर करती है। कभी उसने लोरियां सुनाई, कभी उन्होंने सोहर गाए, कभी उन्होंने गारी, जो एक शैली है गीत की। स्त्रियों के बारे में जो लोकगीत हैं वे कितनी कितनी करुणा से भरे। क्योंकि लोक कवि, जिसने अपना कभी नाम नहीं दिया, उसने देखा कि स्त्री एक ऐसी सताई हुई संज्ञा है। जैसे देवशाह जी कहते हैं, मुझे पहचानना जैसे अवध का आदमी पहचाना जाता है। या इस तरह तो मुझे लगता है कि हर कवि का अपना मुहावरा होता है। बिल्कुल। मेरी पहचान, मेरा पहचान पत्र किसी भी सताए हुए आदमी की जेब में मिल सकता है, देवशाह कहते हैं। जी। मंगलेश जी के यहाँ कितनी अच्छी रचनाएं हैं। एक स्त्री बची रही, स्त्री होकर एक स्त्री बची रही मेरे भीतर, और तभी स्त्री मेरे भीतर की संज्ञा का उपयोग पवन करण जी ने बाद में अपने संग्रह के शीर्षक के रूप में किया, स्त्री मेरे भीतर। इसकी अवधारणा मंगलेश की है, उसके पहले भी किसी की रही होगी, लेकिन जो प्रकट दिखती है। तो कवि अपने समय में मुहावरे आयत्त करते हैं, हम उन मुहावरों को चुनते हैं। पूरे किसी कवि का पूरा मूल्यांकन कभी नहीं हो पाता। न मंगलेश का हुआ है, न राजेश जोशी को हुआ है, न जोगुड़ी को हुआ है। अंधेरे में और कुछ कविताओं को छोड़कर मुक्तिबोध का नहीं हुआ है, जो बड़े कवि शमशेर का नहीं हुआ है। शमशेर पर आपत्तियां प्रकट की जा रही हैं। किसी कवि के सहज प्रेम को भी प्रश्नांकित और लांछित किया जा सकता है, इस बोध पर भी आलोचना उतरती है। वो चाहे तो सुशांत की तरह, उस प्रकरण की तरह ट्रायल करने को उतर आए, ऐसे हमारे यहाँ समय के आलोचक हैं। लेकिन मुझे लगता है कविता एक ऐसी
कविता को बहुत महसूस करने की बात हो। ये कविता को आप फील नहीं करते, कविता से आप युद्ध करते हैं तो मुश्किल है, फिर कविता कुछ नहीं होती। कविता तो शीश उतारे भुइ धरे, ऐसी कविता भी आपके दांत खट्टे कर दे। रीतिवादी कविता को आचार्य नहीं मिले, कितने अच्छे कवि विलुप्त हो गए। जी प्रकृतिवाद को हमने बहुत जी बहुत ज्यादा प्रकरण, आप सवाल पूछे। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि उदाहरणों के साथ उत्तर आने से बस हम सवाल का मेरा सवाल है कि खुल जाता स्त्री कविता से विरत न हो जाए कि लोग कहें ओम जी अपनी लंत्रानी हाँक रहे हैं, सुधा जी कहीं और हाँक ले जा रही हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक की। धीरे तो हमारी धीरे। नाव नहीं, कहीं ऐसा नहीं है। ऐसे तो फिर मुझे एक संदर्भ याद आता है। शाइस्ता हबीब हैं, जो पाकिस्तानी शायर हैं और कवयित्री हैं। बहुत पहले मैंने उनकी कविता संग्रह पढ़ी थी, घास तो मुझ जैसी होती है। उसमें एक जगह उन्होंने उल्लेख किया था, उस उद्धरण को मैं यहाँ जिक्र जरूर करना चाहूंगी। दो संवाद शैली में है। एक बार दरबार बैठते हैं तो उसमें इमाम से पूछा जाता है कि आपने शायरी को दरिया में क्यों फेंक दिया। तब उन्होंने कहा कि शायरी दिलों में रहती है, दरिया में फेंक देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसमें ताकत है तो वो कागज का एक टुकड़ा बह जाए तो बह जाए, जो चीज दिल पर अंकित हो गया है वो खत्म होने वाली चीज नहीं है, इसलिए मैंने दरिया में फेंक दी। तो कविता दरअसल दरिया में फेंक देने से खत्म होने वाली चीज है ही नहीं, चाहे वो किसी भी काल की हो, चाहे समकाल की हो या आने वाले समय की हो, या अभी के समय की जो कविताएं हैं उसको लेकर के जिस तरह की बातें होती हैं, उन सारे चीजों को अगर हम परे रख दे, तो अगर कविता दिल में बैठ गई है तो उसको दरिया में फेंक देने से या आलोचना के कसौटी पर खारिज या दाखिल कर देने से कुछ नहीं होने वाला। वो अगर पाठक के दिल पे छप गई तो छप गई, उसका कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और, वर्तमान कविता पर एक बहुत आरोप प्रत्यारोप लगता है, और मैं भी कई बार जब बहुत सघनता से पढ़ती हूँ तो कई बार मैंने देखा है कि अनुवाद का कविता पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। जैसे कुछ जॉन किट्स का कविताएं हो, या जॉन मिल्टन की पैराडाइज लास्ट हो, या फिर जुप्पा लहड़ी जी की हो, या फिर इनका माया एंजेलो की है, इनकी कविताओं के भाव जो हैं वर्तमान के कवियों की रचनाओं में बहुत पाया जाता है। क्या आप भी ऐसा कभी, क्योंकि आप लगातार स्त्री कविता पर काम कर रहे हैं, तो ऐसी चीज आपके ध्यान में आती है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या यह बिंब वहां से उठाए गए हैं या सच में ये नकल है? इसको हम कैसे आंकें? देखिए सुनीता जी, आपने कुछ कवियों के नाम लिए, उससे आगे बहुत तेरे कवियों में गिना देता हूँ। जी जी। देखिए सच है कि अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य व्यापार इतना बढ़ गया है जी कि अंग्रेजी में कोई कविता आते ही पूरे विश्व की भाषा में अनुदित हो जाती है। एक समय पेंगुइन ने बहुत सारे अच्छे पाश्चात्य कवियों के संग्रह छापे थे, और अब हमारे हिंदी समाज में न तो ब्रेख्त, न पाब्लो नेरूदा, न लिनी पीटर्स, न यूजाने मोंताले, न गीसे पुंगारत्ती, कोई कवि अजनबी नहीं रहा। जिसका अंग्रेजी पठन पाठन है वह सबसे पहले नवजागरण का भागी रहा और उन कवियों तक पहुंचा। जिसकी अंग्रेजी कमजोर थी उसने हिंदी अनुवादों में उन्हें पढ़ा। हिंदी की सेंसिटिविटी थी लेकिन अंग्रेजी उनकी कमजोर थी। प्राय हिंदी कवियों की अंग्रेजी कमजोर होती है जी। और तो मुझे लगता है कि इस पठन पाठन ने अंग्रेजी और विदेशी कवियों के पठन पाठन का चलन 60 के बाद से काफी उन्नत हुआ है। आपको ध्यान होगा देशांतर करके धरवी भारती ने पहला एक अनुवाद अपना जारी किया। बिल्कुल। उसके बाद भारत भवन में बहुत बड़ा एक कवि समवाय हुआ जब अशोक वाजपेयी जी ने किया, और पुनर्वसु नामक एक बड़ा संचयन उन्होंने कविता का निकाला। उस अनुवाद कार्य व्यापार में हमारे समय के बहुत तेजस्वी कवि सभी शामिल हुए। मंगलेश डबराल, गिरधर राठी, सोमदत्त, अनामिका, सब लोग शामिल है। और आज भी अभी देखा होगा आपने कि समकालीन भारतीय जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर के बहुत सारे अंक अभी हाल में आए हैं, विभिन्न कवियों पर केंद्रित, भारतीय भाषाओं के कवियों पर भी केंद्रित। उसमें अनुवाद प्रायः प्रकाशित होते रहते हैं। ये तो हुई भारतीय कविता की बात। लेकिन विदेशी कवियों का हमारे यहाँ पर इतना फैशन रहा है कि हर कवि ये चाहता था कि विदेशी कवियों को पढ़े। नेरूदा कैसे लिखते हैं, ब्रेख्त कैसे लिखते हैं, लिनी पीटर्स कैसे लिखते हैं, बर्नार्ड बी दादे कैसे लिखते हैं, कोई सी क्रेप कैसे लिखते हैं, बोल सुनका कैसे लिखते हैं, तादिस रोजेविच कैसे लिखते हैं, ऑक्टेविया पाज कैसे लिखते हैं।
लिखते हैं, ये सब कवि या हरवर्थ कैसे लिखते हैं। तो इन कवियों का आगमन हिंदी कवियों के मध्य सन 60 के आसपास से ही हो गया था। मुझे लगता है कि और उनका प्रभाव जाहिर है कि जब हम अनुवाद से गुजरते हैं, जब हम तुलसी को पढ़ते हैं, सूर को पढ़ते हैं, किसी कवि को पढ़ते हैं, तो वैसा रचने की कोशिश भी करते हैं। जब हम विश्व कविता के समक्ष अपनी कविता को रखे जाने की बात करते हैं, तब हम ये चाहते हैं, नेरूदा लिख रहे हैं, क्या ऐसी कविता हमारे यहाँ संभव हो पा रही है? क्या जैसा ब्रेक लिख रहे हैं वैसी कविता संभव हो पा रही है? तो या वाल्ट विटमैन ऐसा लिख रहे हैं, तो क्या वैसे संभव हो पा रहा है? क्या कीट्स ने जो लिखा वो विक्टोरियन एरा के पोएट्स थे, कीट्स, शैली, बायरन, एलिजाबेथन पीरियड के जो पोएट्स थे। शेक्सपियर के सानेट इवन, आप शेक्सपियर के रोमियो जूलियट को पढ़ें तो प्रेम का जितना घनत्व तो वहां पर दिखता है, वो जाहिर है कि वो तो बहुत प्राचीन काव्य माना जाएगा। मिल्टन का पैराडाइज लास्ट, ये बहुत प्राचीन शैलियां हैं काव्य की। उनकी अंग्रेजी भी उसी तरह से आधुनिक अंग्रेजी नहीं है। तो लेकिन जहां तक हमारी कविता पर प्रभाव की बात है, पुरुष कवियों में तो इसके प्रभाव लक्षित किए जा सकते हैं, खास तौर से उसकी बनावट में और बुनावट में। आप चाहे मंगलेश जी को पढ़ें या चाहे किसी कवि को पढ़ें आप, जिनका की विदेशी कविता से संसर्ग रहा है, उनमें कहीं न कहीं विदेशी कविता की बनावट की छायाएं रही हैं। स्त्री कविता, आप स्त्री कवियों में भी देखें, अगर मान लीजिए सविता सिंह को पढ़ रहे हैं आप, या डॉक्टर अनामिका को पढ़ रहे हैं, या तेजी ग्रोवर को पढ़ रहे हैं, या मान लिया कि इवन बाबूशाह कोहली को पढ़ रहे हैं, या गगन गिल को पढ़ रहे हैं, या कात्यायनी को पढ़ रहे हैं, तो आप क्या समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने विदेशी कवियों का अध्ययन नहीं किया है? कवियों का अध्ययन किया है, लेकिन उसकी बनावट जो हमारी कविता की जो आधुनिक बनावट है, उसमें विदेशी कविता की आधुनिकता का प्रभाव है, इसको महसूस किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारी कविता भारतीय कविता की बनावट नहीं है, ये पाश्चात्य कविता की बनावट है, नई कविता के फॉर्मेट की बनावट है। हमारे यहाँ परंपरा से कविता ऐसी नहीं लिखी जाती थी। तो विदेशी प्रभावों का हमारे रहन सहन पर, हमारी सोच पर, हमारी संस्कृति पर, हमारी सभ्यता पर असर पड़ा है, तो हमारी कविता पर भी विदेशी कविताओं की बनावट, बुनावट और यहां तक कि विचारों का भी प्रभाव पड़ा है। ये महसूस करता हूं मैं, क्योंकि मैंने भी पढ़ा है। मैंने भी रोजेविच को पढ़ा है, आटुवे पाज को पढ़ा है, यूजेने मोंताले को पढ़ा है, गीसे पुंगारित्तु को पढ़ा है। लगभग जो उपलब्ध हैं अब भी उन्हें पढ़ा है और पढ़कर देखा है कि वे जैसी बात करते हैं। ये बात अलग है कि यहाँ पर पीपल ज्यादा पाया जाता है, वहां मेपल के वृक्ष मिलते हैं, वो सब उसके प्रतीक मिलेंगे। लेकिन प्रतीक भारतीय हो, ये कहा जाता है कविता में भारतीयता कितनी है। इसीलिए सवाल उठता है कि हमारी कविता विदेशी कविता के ढांचे पर बन रही है। उसका ढांचा, उसकी शैली, उसकी रीतिबद्धता वैदेशिक है, लेकिन उसके भीतर भारतीयता होनी चाहिए, भारतीय जीवन की समस्याएं होनी चाहिए, भारतीय जीवन की समस्याएं होनी चाहिए, भारतीय समाज की संरचना बोलनी चाहिए, भारतीय समाज की प्रश्नाकुलता बोलनी चाहिए, भारत का गरीब बोलना चाहिए, भारत का दलित बोलना चाहिए। और वो जिनमें बोल रहा है वे भारतीय कविता के ज्यादा नजदीक है। आखिर त्रिलोचन की कविता कितनी भारतीय है, नागार्जुन की कविता कितनी भारतीय है, साम्राज्यवाद को चुनौती देने वाले केदारनाथ अग्रवाल की कविता कितनी भारतीय है। तो मुझे लगता कि इस भारतीयता की चिंता कविता में होनी चाहिए। अगर तुलसी का रामचरितमानस भारत, बेशक उसमें वर्णवाद की कोई पक्षधरता हो, लेकिन अपने तत्कालीन समाज का एक प्रतिबिंब है, उदात्त मनुष्यता का एक प्रतिबिंब तो है। संकीर्णताएं तो मैंने कहा कि मीर ने कहा था, हैं कुछ खराबियां मेरी तामीर में जरूर, 100 मर्तबा मिटा के बनाया गया हूं। तो जितनी बार अगर तुलसी आज पैदा होते तो रामचरित मानस नहीं लिखते, कोई और मानस लिखते। जो इस समय का युगीन मानस है, उसकी यह व्यक्ति उनके रामचरितमानस में होती। राम भी तो प्रतीक हैं, वही तो मिथक हैं। उस मिथक को हमने एक उदात्त पुरुष माना, एक उदात्तता का वैभव सृजित किया। और तो मुझे लगता है कि
कविता में मिथक की अपनी उपयोगिता रही है। आखिर मिथक के बलबूते कुंवर नारायण इतने बड़े कवि बने। आत्मजयी, जिसमें कठोपनिषद आत्मजीवन के नचिकेता और बादशाह के बहाने उन्होंने जिस तरह की काव्य संरचना उपस्थित की। लेकिन यहाँ ऐसा समाज भी है कि मिथक का गान करने वालों को वो उपनिषद और वेदों की बात करने वाले को सीधे हिंदुत्ववादी घोषित कर देगा। बहुत सारे लोग आए दिन कहते हैं मुझे हिंदू होने पर शर्म है, मुझे फला होने पर शर्म है। मुझे कोई शर्म नहीं है, मुझे अपने मनुष्य होने पर गर्व है। बाकी जो प्रदत्त है उस पर भी कोई क्षोभ नहीं है। जिन्हें क्षोभ है, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने बलात्कार किया है, उन्हें क्षोभ हो। मैंने अगर नहीं किया तो मुझे क्षोभ नहीं होना चाहिए। मैंने ये कोई जो हमारे समाज की देन है, जो हमें दिया गया है, हम अगर उसका वहन करते हैं और संकीर्णता का प्रसार करते हैं तब हमें शर्म आनी चाहिए। जी, 1989 में डब्ल्यू क्रेनेशा जी ने भी थियरी ऑफ इंटरसेक्शनलिटी के तहत उन्होंने शुरू किया था कि कविता का एक दूसरे पे जो प्रभाव होता है। भारत में खैर इस पुस्तक की कभी चर्चा नहीं हुई है, कभी नहीं है, मुझे नहीं ध्यान आता कि किसी भी जगह पर इसकी चर्चा हुई है। तो वहां पर भी यही बात कही गई है कि एक देश दूसरे देश की रचनाओं का अनुकरण करता है, प्रभाव दिखता ही दिखता है, जैसा कि आपने अपने उत्तर में भी कहा है। लेकिन हमारे भारत में सीधे सीधे कहा जाता है ये चोरी है। तो अनुकरण करना, चोरी करना, ये दो शब्द होते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि द्वंद्वात्मक है। खैर, हम अपने अगले सवाल सुनीता जी, रूढ़ और मौलिकता पर बहुत सारी बहसें हो चुकी हैं। जी, बहुत हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। निश्चित रूप से अज्ञे भी विदेशी साहित्य के बड़े अध्येता थे, और अगर उन पर भी अगर प्रभाव लक्षित किया जाता तो कोई बुरा प्रभाव नहीं है। वे प्रभाव को कभी बुरा नहीं मानते थे। ये प्रभाव ही है, उंगली पकड़कर आपने उठना सीखा है, ये प्रभावों के फलस्वरूप ही आप जी हमारी पूरी परंपरा ही प्रभावों की परंपरा है। प्रभाव से बचना असंभव है, अज्ञे ने कहा था, और मैं भी मानता हूं। जी, मैं अपने अगले सवाल की तरफ चलती हूँ। अधिकतर कवियों की कविताओं में अत्यधिक बिंबों का जो प्रयोग मिलता है, इस क्या पर मिलता है? बिंबों का अत्यधिक बिंब का जो प्रयोग होता है, तो शायद उसको आप कैसे देखते हैं? बिंब कविता की अक्षुण्ण ताकत है। जिसमें बिंब बनाने की क्षमता नहीं है, उसकी कविता का कोई विशिष्ट प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। जिस बात को आप पूरी रेटारिक और पूरे वक्तव्य बोध के साथ कहना चाहती हैं, जब आप एक बिंब उपस्थित करती हैं, जैसे पूरे वक्तव्य के बाद जब आप किसी शायर का एक कवि कथन से उसका अंत करते हैं, तो एक माना जाता है कि इत्यलम, मतलब जितना आधे घंटे में कहा जा सकता है उसको शायर के शेर में कहा जा सकता है। एक कवि के कथन से उसका उपसंहार किया जा सकता है। तो जी, अगला सवाल बहुत छोटा सा ही है। यह भी सवाल, चूंकि आप आलोचक भी हैं, समीक्षक भी हैं, इस नाते आपको कवियों से क्या अपेक्षाएं रहती हैं? कभी आपके मन में रहता है कि हाँ, इनकी कविता बड़ी अच्छी है, लेकिन मेरी अपेक्षा ये है? सुनीता जी, जरूर है कि एक यहाँ पर उपलब्ध संज्ञा है आलोचक, लेकिन मैं कतई आलोचक नहीं हूँ। मैं कविता का रसज्ञ हूँ, इसीलिए मैं गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ, बजाता हूँ, और नई कविता फॉर्मेट की चीजों को भी बहुत पसंद करता हूँ। जैसे मैं गीत पसंद करता हूँ ठाकुर प्रसाद सिंह के, जैसे मैं चौपाई पसंद करता हूँ तुलसी की, जैसे मैं सूर्य के पद पसंद करता हूँ, जैसे मीरा का कुछ पद पसंद करता हूँ, जैसे विदेशी कवियों में मैं सभी को पसंद करता हूँ। तो मैं सबसे पहले पाठक हूँ, रसास्वादक हूँ अपनी कविता का, और मुझे लगता है कि कवियों से क्या अपेक्षा है। नहीं, कवि तो इस सृष्टि का सर्जक है। मुझे नहीं पता चलता कि इस कवि की अगली कविता जो आएगी वो किस विशिष्ट तत्व के साथ, किस विशिष्ट शैली के साथ, किस विशिष्ट अंदाजे बयां के साथ उपस्थित होगी। आज भी मैं जब कहता हूं कि सैकड़ों कविताएं लिखी जाती हैं, तब हमारी उसकी 2-4 कविता पर दृष्टि पड़ती है। एक संग्रह उठाता हूं तो उसमें 10 कविता पसंद आती है। मैं ये मानता हूं कि किसी भी कवि की अगर 10 कविता भी महत्वपूर्ण है, और जब मैं लिखता भी हूं रसास्वादन के, तो मैं उस संग्रह
कि सर्वोत्तम कविताओं का ही विश्लेषण करता हूँ। जी। मैं मैं बहुत एक कम अभी मैंने आलोचनात्मक रूप से बहुत कम लिखा है। जब कभी लिखूंगा तो सीमाएं जरूर बताऊंगा। मुझे कविता में उटपटांग भी बहुत दिखता है। कविता जहां खत्म हो जाती है उसके बाद खींचने का जो लचीलापन है वो कवि उसको बहुत बढ़ाता रहता है। कविता हमेशा बहुत ब्रेविटी में सही आप होती कह है। रहे हैं। जो जी, बहुत बिल्कुल सारा आपकी इस बात किलोमीटर से और सहमत। क्षेत्रफल बड़ा करके लिखते हैं, मैं उसका समर्थक नहीं हूं जब तक कि अंधेरे में न लिख रहे हैं। जी, मैं आपसे यही अगला सवाल करने वाली थी कि लंबी कविता लिखने की परंपरा बहुत पुरानी रही है, चाहे असाध्य वीरा हो या फिर अंधेरे में रही हो या फिर और भी कोई रचनाएं। लेकिन आज जो अगर लंबी कविताएं लिखी जाती हैं तो उस तरह के वो भाव बोध नहीं होते या उनकी मूल्यांकन नहीं किए जाते हैं। तो इस संदर्भ में आप अपना राय दीजिए कि क्या पहले लंबी कविता का आंदोलन ही चलाया गया। जी मुक्तिबोध की अंधेरे में ख्यात रचना है। उसके बाद पटकथा धूमिल की, वो भी बड़ी जी ख्यात रचना। धूमिल ने लंबी कविताएं ज्यादा नहीं लिखी हैं, पटकथा लिखी। मैं यही हूँ, मैं सुन रही हूँ। हाँ हाँ जी ठीक है। जी, तो ज्यादा थोड़ा नहीं सा लिखे, फिर नेटवर्क। भी उन्होंने अपने समय को उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से रखा। जो समय के संतरास हैं उसको अच्छे ढंग से रखा। लेकिन जब लंबी कविता फैशन में उपनिबद्ध हो गई तो बहुत सारे कवियों ने उस रीति पर चलते हुए कविताएं लिखी। मैं समझता हूं कि लंबी कविता तभी लिखी जानी चाहिए जब लंबी कविता के लिखे जाने का प्रयोजन हो। जी लेकिन हमारे यहाँ पर लंबी कविता आंदोलन का ये परिणाम जरूर हुआ कि बहुत सारी अपने समय की अच्छी और लंबी कविताएं आई। लुकमान अली जैसी कविता आई, धूमिल की पटकथा आई, और जगोड़ी की बहुत सारी लंबी कविताएं जो नाटक जारी है में उपस्थित हैं। और एक लंबी कविता का दौर ही चला है। तो मैं अब उसका नाम क्या लूं, लेकिन बहुत सारे लोगों ने लंबी कविता की अनिवार्यता चाहे न हो लेकिन फैशन में शामिल होते हुए लंबी कविताएं लिखी। उनमें कुछ बहुत अच्छी कविताएं भी रहीं जिन्होंने इतिहास निर्मित किया। बलदेव खटिक जैसी कविता है जो जगोड़ी ने लिखी, नाटक जारी है जैसी कविता जगोड़ी ने लिखी, मुक्तिबोध की अनेक कविताएं हैं। इस आधार पर और बहुत सारे कवि आए। पूरा इतिहास अगर आप साठोत्तर कविता का इतिहास देखें तो लंबी कविता के अभियान को हम बड़ी सकारात्मकता से लेते हैं। उस दौर में लंबी कविताएं लिखी गई। जी जी, चूंकि हमने काफी समय ले लिया कविता के संदर्भ में और आप बहुत अच्छा गीत भी गाते हैं, तो हम एक अच्छे नोट के साथ, जैसे अभी आपने कहा ना कि हम किसी भी चीज का जब अंत करते हैं तो अच्छे नोट के साथ करते हैं, और यह नोट आपकी कविता, आपके गीत से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम आपसे चाहेंगे कि एक छोटे से गीत के साथ हम लोग मुझे ऐसा लगता है कि हमारी वैचारिक बहस हुई है तो आप ये कहें कि मैं किसी कवयित्री की कविता सुना दूं, वो ज्यादा अच्छा। हाँ जरूर जरूर, हाँ वो ज्यादा अच्छा होगा। जी जी जी, जी, बेहतर बेहतर बेहतर। वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी बेहतर। कौन सी कविता सुनाएं ये जरूर है मेरे। आप अपने पसंद से किसी भी, क्योंकि सभी की रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण होती हैं आपको जो पसंद है आप सुनाएं। जी हाँ चलिए एक कविता आपको सुना। देखिए सभी कवित्रियां मुझे बहुत पसंद हैं, खासतौर से उनकी कविता रचना जो, जी और जी लेकिन अभी जो पन्ना मेरे सामने खुला है उसमें अनीता वर्मा की एक कविता है और एक कविता उनकी प्रार्थना। ये दो कविताएं मैं सुनाना चाहता हूँ। और जाहिर है कि जैसा मैंने कहा कि अपने इस ढांचे में भी कविता, जैसे गुलजार अपनी नज्म सुनाते हैं तो कुछ बहुत अपने भीतर खुदबुदाने लगता है। तो मुझे लगता है कि कवि जितना समर्थ होता है अपनी छोटी सी वाक्य संरचना में एक उबाल पैदा करता है। ऐसी ही उबाल पैदा करती हैं अनीता वर्मा की कविताएं। प्रभु मेरी दिव्यता में, ये कविता है, शीर्षक है प्रभु मेरी दिव्यता। प्रभु मेरी दिव्यता में सुबह सवेरे ठंड में कांपते रिक्शे वाले की फटी कमीज खलल डालती है। प्रभु मेरी दिव्यता में सुबह सवेरे
ठंड में कांपते रिक्शे वाले की फटी कमीज खलल डालती है। मुझे दुख होता है ये लिखते हुए, क्योंकि ये कहीं से नहीं हो सकती कविता। उसकी कमीज मेरी नींद में सिहरती है। बन जाती है टेबल साफ करने का कपड़ा या घर का पोछा, मैं तब उस महंगी शाल के बारे में सोचती हूँ जो मैं उसे नहीं दे पाई। प्रभु मुझे मुक्त करो एक प्रसन्न संसार के लिए, उस ग्लानि से कि मैं महंगी शाल ओढ़ सकूं और मेरी नींद रिक्शे पर पड़ी रहे। प्रभु मुझे मुक्त करो एक प्रसन्न संसार के लिए, उस ग्लानि से कि मैं महंगी शाल ओढ़ सकूं और मेरी नींद रिक्शे पर पड़ी रहे। एक और आपको सुना देता हूं छोटी कविता, प्रार्थना। अनीता वर्मा इसकी कवयित्री हैं। भेद मैं तुम्हारे भीतर जाना चाहती हूं, रहस्य घुंघराले केश हटाकर मैं तुम्हारा मुंह देखना चाहती हूं। भेद मैं तुम्हारे भीतर जाना चाहती हूं, रहस्य घुंघराले केश हटाकर मैं तुम्हारा मुंह देखना चाहती हूं। ज्ञान मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूं, ज्ञान मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूं। निर्बोध निस्पंदता तक अनुभूति मुझे मुक्त करो, अनुभूति मुझे मुक्त करो। आकर्षण मैं तुम्हारा विरोध करती हूं, जीवन मैं तुम्हारे भीतर से चल कर आती हूं। याद होगा खुशी कैसा दुर्भाग्य जैसी कविता मंगेश डबरा ने लिखी थी। लगभग जी उस शैली का इसमें प्रक्षेपण है, लेकिन जी बेहतरीन कविता है। जी, और बहुत मार्मिक। इससे पहले कि देखिए मेरी प्रिय कवित्रियों में बाबूशाह कोहली भी हैं, अनामिका भी हैं, सविता सिंह भी हैं और पूनम अरोड़ा भी हैं। किताब में मिल जाए बिना उसका उसका कोई वो किए हुए मैं उसकी अच्छी चीजों को ग्रहण करता हूँ। लेकिन एक आखिरी कविता यदि होने वाली हो, अगर आपके सवाल सब खत्म हो गए हो तो भी एक कविता है सवाल जिसका सवाल तो मेरे जिसको सभी खत्म चाहते हैं नहीं और हुए वो हैं, कुंवर नारायण की लेकिन कविता है। हमें दो सर हमारे सवाल खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन हमें दोस्तों के साथियों के सेहत का भी ध्यान रखना होगा, तो उनके सुनीता जी, सब्र का भी ध्यान रखना होगा। बोध ने कहा था कभी भी खत्म कविता नहीं होती। नहीं, सच है, बिल्कुल तो खत्म कविता नहीं खत्म हुए होती हैं। है, कविता के जी। सवाल खत्म होते हैं। आप भी तो कवि परंपरा के वंशज हैं। तो मैं जी चाहता हूं कि अगर ये आखिरी कविता हो जिसका संकेत एक संस्कारी माना जाए, तो मैं कुंवर नारायण की एक कविता जो अक्सर मुझे भी पसंद है, हमारे मंगलेश जी को पसंद है, खुद कुंवर नारायण जी को पसंद थी, सुनाना जी चाहता हूं जी कि जरूर। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता जो फिर कभी न भरता। इन गलियों से बेदाग गुजर जाता तो अच्छा था, और अगर दाग लगना ही था तो कपड़ों पर मासूम रक्त के छींटे नहीं, आत्मा पर किसी गहरे प्यार का जख्म होता जो फिर कभी न भरता। और एक कवितांश उनका सुनाना चाहता हूं। वे एक वैश्य परिवार, उद्योगपति परिवार के थे, और लेकिन उद्योगपति परिवार में कोई कवि निकल जाए तो जैसे बहुत खराब बात मानी जाती है। अपनी पूरी आत्मकथा उन्होंने जिस कविता में लिखी है, कोई दूसरा नहीं, उसकी कविता है, उसका आखिरी अंश है। कितने प्रेरक अंश हैं। आखिरी से थोड़ा सा पहले का अंश है, लेकिन आप देखें तो मुझे लगता है कि कविता और जीवन का जो संबंध है उसको जरा महसूस करें। मुझे लगता है कि शायद किसी भी वार्ता के उपसंहार के लिए ये पंक्तियां बहुत अच्छी लगेंगी। फिर कभी कागज हुआ, फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतजार हो। फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, और संभाल कर लिफाफे में रखे, और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। वाह फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे पत्र का इंतजार हो। वाह, बहुत खूब। मैं समझता हूं बहुत कि सुंदर। कविता की जब हम बहुत मलिन होते हैं, हमारा मन उद्विग्न होता है, उन्मन होता है,
अपने भीतर उथल पुथल होती है, तब हम किसी कविता की गली में जाना चाहते हैं, कविता के मोहल्ले से टकराना चाहते हैं, और तब हमें ऐसी कविता चाहिए जो हमारे हमारे कंधे पर हाथ रखे, समव्यथी हाथ। कविता का हाथ समव्यथी हाथ है। वो हमारे हाथों में हो तो हमारे कष्ट, जो मानवीय कष्ट हैं, वे कुछ दूर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि कविता का एक धर्म यह भी है कि अपने दोस्त, अपने पाठक के कष्ट का निवारण भी करे। हो ही बिल्कुल। सुबंध उठाऊं सहाय, कविता ऐसा भ्राता भी है, ऐसी भगिनी भी है। जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे इस संवाद में बहुत अच्छे सवाल-जवाब रहे, बहुत सारे तर्क संगत बातें रहीं। इन बातों में कुल बात यह निकल कर आई कि स्त्री कविता का दरअसल ढंग से अभी मूल्यांकन हुआ नहीं है, बहुत सारे बड़े लोगों का नहीं हुआ है, तो अभी हड़बड़ी में रहने की ज़रूरत नहीं है, ना ये सदियाँ खत्म हो रही हैं, ना ये वक़्त खत्म हो रहा है। बेशक मनुष्य आएँगे, जाएँगे, लेकिन रचनाएँ रहेंगी और मूल्यांकन के लिए कभी न कभी हमें उत्प्रेरित करती ही रहेंगी। इसी संदर्भ में एक स्वप्निल जी कहते हैं, "एक बार फसल नहीं हुई, तो क्या हुआ? इस बार बाढ़ आई तो क्या हुआ? पानी में इतनी ताकत नहीं, वह बहा ले जाए मेरी उम्मीदें, पाताल से भी गहरी जड़ें हैं हमारी।" तो इन वाह! गहरी जड़ों को पुनः याद करते हुए, चूंकि 11 तारीख को महादेवी वर्मा का पुण्यतिथि है, और वो उनको हमेशा हमने नीर भरी दुख की बदली के साथ बांध कर देखा, लेकिन वह नीर भरी दुख की बदली नहीं, बल्कि एक विद्रोह की वो आवाज उन्होंने खड़ी की, जिसको हमेशा इस दौर में भी हमेशा हर कोई चाहता है कि या तो हम मीरा बन जाए या फिर महादेवी बन जाए। तो महादेवी बनना उतना भी आसान नहीं। जब वह कहती हैं, टूट गया वह दर्पण निर्मल, उसमें हंस दी मेरी छाया, मुझ में रो दी ममता माया, अश्रुहास ने विश्व सजाया। दरअसल अश्रुहास ने हमेशा हमारे सामने एक विश्व का बहुत बड़ा वितान दिया है। उस वितान के कोरे पन्ने पर स्त्रियां अपना इतिहास स्वयं लिख रही हैं, और शायद अब यह इतिहास अब अमिट रहेगा, ताकि सदियों तक उस इतिहास को सुनहरे अक्षरों में कोई न कोई जरूर मूल्यांकित करता रहेगा। और यह मूल्यांकन हमें हमेशा इस बात की याद दिलाती रहेगी कि स्त्री कविता या स्त्री का जो लेखन है, वह न तो बौद्धिकता से दबी हुई है, न व्याकरणिक से दबी हुई है। दरअसल समाज के सोच की वजह से वो कहीं न कहीं दबी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने अटूट बंधन परिवार और टीम की तरफ से हम आपका अपना धन्यवाद प्रकट करते हैं, और सभी दोस्त मित्रों को भी धन्यवाद प्रकट करते हैं कि इस वार्ता में आपने सहभाग किया, और उन्नीसचल जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे बिंदुओं को खोलने की कोशिश की। इस वाद संवाद से, परिसंवाद से मैं उम्मीद करती हूँ कि स्त्री कविता को एक प्रस्थान बिंदु मिलेगा। जी सर, मैं बहुत भी बहुत शुक्रिया। अटूट बंधन के प्रति, वंदना वाजपेयी जी के प्रति, आपके प्रति और सहचिंतक हमारे जितने पाठक, श्रोता, मित्रगण यहाँ पर उपस्थित हैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से, उन सबको नमन, अभिवादन करता हूँ। और महादेवी वर्मा के बारे में प्रभाकर श्रोत्री लिखा करते थे, लिखा है कि महादेवी जी वर्मा के आंसू आंसू नहीं हैं, आग है, और ये आग स्त्री रचनाशीलता में भी उपस्थित रहे, इस कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत धन्यवाद आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।